आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक कौमुदगी आरोग्यम लातेहार से। सबसे पहले हम सेशन की शुरुआत करेंगे अपने परम पूज्य गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी के साथ जयकारे के साथ। तो सभी लोग एक बार आंख बंद करके दोनों हाथ को जोड़कर गुरुजी को ध्यान करेंगे और प्रेम से बोलेंगे, परम पूज्य गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की जय। दूसरा जयकारा मेरे गुरु कुंदन सर, जो न्यूरोथेरेपी में पहले गोल्ड मेडलिस्ट है, और उनकी बनाई हुई कड़ी से मुझे इस छोटे से व्यक्ति को भी गुरुजी ने, हमारे कुंदन सर ने, इतने अनुभव का ज्ञान दिया कि मैं आज न्यूरोथेरेपी में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहा हूं। इसलिए मेरे तरफ से कुंदन सर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक, हमारा सेंटर कौमुदगी आरोग्यम के नाम से है, जो कि लातेहार जिले के झारखंड में है। और पिछले लगभग 10 वर्ष से मैं न्यूरोथेरेपी कर रहा हूँ, और इस न्यूरोथेरेपी के फील्ड में मैंने बहुत सारे केसेस को भी देखा है, बहुत सारे केसेस को ट्रीटमेंट भी किया है। बहुत सारे केसेस में रिजल्ट बहुत बहुत मिराकल आए हैं। उसमें से एक बहुत मिराकल केस जिसका रिजल्ट मुझे मिला वो हाइपर हाइड्रोसिस था, जो कि लगभग 13 से 14 15 दिन के बीच में ही हमने इस ट्रीटमेंट को कवर किया। तो मुझे लगा कि ये जो हाइपर हाइड्रोसिस, एक छोटी सी बीमारी जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि हाथों और पैरों से पसीना ज्यादा आना, तो इस बीमारी को मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि ये एक ऐसी छोटी सी कॉमन बीमारी है जिसे ज्यादातर लोग या ज्यादातर डॉक्टर्स भी इग्नोर इस बात कर करते हैं कि ये कॉमन है, हाथों पैरों से पसीना आता है। बट ये आज का सेशन उन सभी लोगों के लिए, मतलब उन सभी लोगों के लिए कि वो सारे लोग जो आगे इन फ्यूचर में कभी भी या किसी भी सिचुएशन में, या आपके रिलेटिव के जितने भी कोई कॉन्टेक्ट्स हैं जो आगे फ्यूचर में आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उन सभी लोगों के लिए भी ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत उपयोगी होने वाला है। क्योंकि अगर हाइपर हाइड्रोसिस, अगर आप रोगी हैं, अगर आपको हाइपर हाइड्रोसिस है, हाथों पैरों से पसीना ज्यादा आता है, तो आप मेडिकली अनफिट हो सकते हैं। तो ये सेशन आप सभी लोगों के लिए और आप सभी के माध्यम से उन सभी लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा जो इस चीज को ठीक अपने आप को न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से कर सकते हैं। तो मैं न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में भी बताऊंगा, और मैंने जो केस ठीक किया है उस केस की पीपीटी के साथ भी मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा। और उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम पहले हाइपर हाइड्रोसिस समझें। तो हाइपर हाइड्रोसिस को समझने के लिए मैं आपके स्क्रीन शेयर करूंगा, जो मैंने एक पीपीटी बनाई है। आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी हाइपर हाइड्रोसिस। आपको स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? एनीवन, कोई थंब अप कर सकते हैं? किसी को? कुमार नवीन जी, क्लियर स्क्रीन दिख रही है? ओके। तो हाइपर हाइड्रोसिस एक ऐसी बीमारी जिसमें ही दो वर्ड्स हैं। हाइपर मतलब ज्यादा। जैसे हम कहते हैं ना कि हाइपर, किसी लोग कोई बात कर रहे होते हैं तो उनपे गुस्सा ज्यादा आता है, तो फिर वो कहते हैं कि ज्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स उनमें एग्रेशन ज्यादा है, तो वही चीज हो गया हाइपर। सेकेंड चीज हो गया हाइड्रोसिस। हाइड्रोसिस मतलब पानी। अगर शरीर में पानी ज्यादा हो रहा है और वो ज्यादा बाहर आ रहा है, जो पसीने के माध्यम से आता है, तो वो हाइपर हाइड्रोसिस कहलाता है। सेम चीज मैंने यहाँ भी लिखी है। एक जो मैंने पेज बनाया है उसमें, एक ऐसी मेडिकल स्थिति जिसमें शरीर से जरूरत से ज्यादा पसीना आता है। जरूरत से ज्यादा पसीना कहने का मतलब, आप कभी काम कर रहे हैं, कोई गर्मियों में धूप में जा रहे हैं, या हैवी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो उन सारे केसेस में पसीना आना आम बात है। और इस समय जब पसीना आता है तो हमारा शरीर अपना डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करता है हाइपोथैलेमस के थ्रू टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए, तापमान को बैलेंस करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिक्स मेडुला का हम यूज बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करते हैं, उसके थ्रू भी हमारा काम होता है। ये नॉर्मल सिनेरियो में हो सकता है। हाइपर हाइड्रोसिस के सिनेरियो में ये
बहुत जगह पे फेल हो जाता है, इस पे मैकेनिज्म आपके काम नहीं कर पाते। तो हम देखेंगे सबसे पहली चीज नॉर्मल स्वेटिंग, जो हमारा गर्मी में काम करना या जिम जाना या बहुत धूप में निकले तो टेम्परेचर आना, ये पसीना बिल्कुल सामान्य होता है। ये चीज हाइपरहाइड्रोसिस नहीं हो सकती। हाइपरहाइड्रोसिस तब हो सकती है जब आप नॉर्मल टेम्परेचर में भी बैठे हुए हो और उसके बाद भी आपको पसीना आ रहा हो। आप न तो कोई भारी भरकम काम कर रहे हैं, और ये ज्यादातर ऐसा नहीं है कि ये छोटे बच्चों में हो सकता है, ये बड़ों में भी हो सकता है कि वो ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, अगर एसी का टेम्परेचर 22-24 के अराउंड हो जाए तो भी उनको पसीने आने शुरू हो जाएंगे। तो शरीर में जरूरत से ज्यादा पसीना का आना हाइपर हाइड्रोसिस कहलाता है। अब हम आएंगे इससे नेक्स्ट स्लाइड में। सॉरी, आप सबों को एक बात मैं कहना भूल गया। मैंने अपने एंड से आप सभी के माइक का परमिशन ऑफ कर रखा है, और आप सभी से विनम्र अनुरोध होगा मेरा कि अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप अपना पेन और पेपर लेकर राइट डाउन करके रख सकते हैं, ताकि हम उस क्वेश्चंस को लास्ट में लेंगे, ताकि हमारा मीटिंग एक सुचारू रूप से चल सके। और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। हाइपरहाइड्रोसिस के प्रकार। हाइपरहाइड्रोसिस दो टाइप का होता है। दो टाइप्स में हम हाइपरहाइड्रोसिस को डिवाइड करते हैं। एक प्राइमरी फोकल हाइपरहाइड्रोसिस, प्राइमरी फोकल, और सेकेंडरी जनरलाइज्ड हाइपरहाइड्रोसिस। दोनों अलग अलग चीजें हैं, और दोनों में आप कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। हाइपरहाइड्रोसिस का जो प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन में आप देखते हैं तो इनमें पसीना कुछ खास हिस्सों पे आता है। कुछ खास हिस्से कहने का मतलब स्पेशली फॉर योर हैंड, स्पेशली फॉर योर फुट, पैर के तलवे पे, फेस पे, अंडर आर्म्स पे। ये नॉर्मल है, और ये आम सिनारियों में देखा जाए तो ये ज्यादातर बच्चों में या फिर अर्ली एडल्ट लोगों में ज्यादा आता है। और इसका बहुत सारे कारण आते हैं, हम आगे कारण पे भी आएंगे। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो खास हिस्से यानी जो हथेलियां होती है, इस हथेलियों की पहचान अगर आप देखेंगे तो जब कोई छोटा बच्चा अगर पढ़ रहा है तो पढ़ते समय उसके हाथ से पेंसिल का छूटना, कॉपियां गीली होना, ये सिम्टम्स आपको दिखेंगे। या फिर कुछ बच्चे थोड़ी सी भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उनके अंडर आर्म्स के पास जो कपड़े होते हैं उसमें काफी ज्यादा आपको स्वेटिंग फील होगी, स्वेटिंग दिखेगा। तो ये प्राइमरी फोकल हाइपरहाइड्रोसिस होता है, और यह ज्यादातर जेनेटिक कारणों से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी जनरलाइज्ड हाइपरहाइड्रोसिस। इसमें जो स्वेटिंग होती है ना, ये पूरी बॉडी पे होती है। पर्टिकुलर किसी एक जगह पे आप इसको इंडिकेट नहीं कर पाएंगे कि यहाँ सिर्फ हथेलियों में है या सिर्फ तलवों में है। लेकिन अगर हथेली, तलवे, अंडर आर्म्स और चेहरे पे है तो ये प्राइमरी कैटेगरी में आएगा, और पूरी बॉडी पे आता है तो ये सेकेंडरी कैटेगरी में आएगा। सेकेंडरी कैटेगरी में अगर आता है तो इसका बेसिक रीजन होता है कि आप या तो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, या नहीं तो फिर आपने बहुत हैवी कोई मेडिसिन वगैरह ली है, जिसके कारण ये हाइपरहाइड्रोसिस का सेकेंडरी वर्जन यानी कि सेकेंडरी जनरलाइज्ड हाइपरहाइड्रोसिस आपको आता है। और इसमें एक खास चीज होती है कि जब आप रात में सोते हैं ना, तो उस समय तो सारे लोग सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, बट उस समय भी रात को पसीना इतना ज्यादा आता है कि पहने हुए कपड़े और यहाँ तक कि बेडशीट वगैरह भी गीली हो जाती है। तो ये सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस होता है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। प्राइमरी मतलब बाहरी रूप से जो आपको दिख सके, और सेकेंडरी मतलब जो पूरी बॉडी पे, पूरे शरीर पे अगर हो सके तो सेकेंडरी है। प्राइमरी आउटर वे में बाहर है। इस कोडिंग से भी आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत आसान है कोडिंग पे। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगर आपको लगे कि अगर मैं मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, या अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ताकि मैं थोड़ी उस चीजों को करेक्ट कर सकूं। अब इनके सिम्टम्स पे अगर हम आते हैं, तो आखिर हाइपरहाइड्रोसिस के जो सिम्टम्स है उस पे आते हैं। तो इनके सिम्टम्स को अगर देखा जाए तो पैर के तलवे में और हथेलियों में पसीने इतने आते हैं कि जैसे अगर कोई बच्चा खेल कर आया और उसने स्लीपर बाहर खोली और डोरमैट के पास उन्होंने अपना पैर पोछा, बट फिर भी वो जब चल कर आएगा ना घर के टाइल्स पे, तो सारे उसके पैर के छाप, कहते हैं ना कि पैर की छाप लग जाती है, तो पूरे पैर के छाप पड़ जाएंगे। कॉपियां लिखते लिखते गीली हो जाएंगी। तो ये छोटी छोटी कॉमन चीजें हैं।
और बिना कोई खास मेहनत किए उनको पसीना भी बहुत ज्यादा आएगा। तो ये पसीने आने के सिम्टम्स यही हैं कि वो हाइपर हाइड्रोसिस का शिकार है, और ये ज्यादातर बहुत बच्चों में होता है। तो अगर आपने कभी अपने नियर बाई किसी को देखा है, तो आप ये चीज जरूर देखिएगा कि उनको हाइपर हाइड्रोसिस प्राइमरी है और सेकेंडरी है। नेक्स्ट, उनके अंडर आर्म्स में कपड़े में खासकर पसीना बहुत आता है, और पसीने आने के साथ साथ उनके पसीने की जगह जहां अंडर आर्म्स होती है ना, उस जगह पे इन्फेक्शन भी हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो गर्मियों में भी, गर्मियां भी चल रही है तो गर्मियों का टाइम पे बहुत सारे लोग पाउडर लगाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बस पाउडर लगाना चाहिए, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली वैसी बात होती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसीने आते हैं और गर्मियों में ठंडक के लिए लोग पाउडर यूज करते हैं। बट अगर हाइपर हाइड्रोसिस का अगर आप में सिम्टम दिखेगा तो उस जगह पे इन्फेक्शन भी बनेंगे, क्योंकि पसीना बार बार ट्रिगर करेगा। आप पाउडर लगाएंगे थोड़ी देर के लिए, तो फिर वो ट्रिगर करेगा और वहां पे इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन बनेंगे, जिससे वहां पे आपको स्किन पे छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट पैचेस जैसे बनने शुरू हो जाएंगे। हम इससे नेक्स्ट आएंगे आगे। और पसीना आने का जो लोकेशन है वो आपकी हथेलियां, पैर, अंडर आर्म्स और फेस, इसका जो आपको कॉन्सेप्ट दिखेगा, इस कॉन्सेप्ट में इसका जो प्रभाव होता है कि अगर हथेलियों पे अगर आपके पसीने ज्यादा आ रहे हैं, तो अगर आप किसी से हाथ मिलाएंगे तो उनके हाथों में काफी पसीना आएगा। पेन और पेपर वगैरह जब लिखते हैं तो एग्जाम के टाइम में भी, या ऐसे नॉर्मल होमवर्क बनाते समय छोटे बच्चों को भी दिक्कत होती है, कॉपियां गीली हो जाती है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बच्चे जब लिख रहे होते हैं तो कॉपियां लिखते लिखते ऊपर लिख रहे हैं, नीचे का आधा पेज फट जाता है गलकर, क्योंकि बच्चों पे ध्यान होता है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब अपने क्वेश्चंस का आंसर बनाना है। और उस बनाने के कारण नीचे हथेलियों से जो यहाँ से पसीने टिक टपकते हैं, वो कॉपियां गीली हो जाती है, फट जाता है। पैर, अगर पैर से ज्यादा पसीना आ रहा है तो जूतों से बदबू आएंगी। उनके पसीने में बहुत स्मेल होता है, और पसीने में स्मेल इसलिए भी होता है क्योंकि पसीना हमारी स्किन से जो आउट करता है, वो हमारी बॉडी की सेकंड किडनी कहलाती है। कभी अगर आप पसीने का अगर मेडिकल टेस्ट कराएंगे, लेबोरेटरी टेस्ट, और अपने यूरिन का कराएंगे, तो दोनों की पैथोफिजियोलॉजी ऑलमोस्ट सेम मिलेगी। इसीलिए पसीने को, सॉरी, स्किन को सेकंड किडनी भी कहते हैं। अगर पसीने अगर आपके जूतों में मतलब पैरों से आते हैं, तो जूतों से, आपके मोजे से बहुत ज्यादा बदबू आएगी। और आपने ऐसा कभी देखा होगा कि कुछ लोग कभी आते हैं तो उनके पैरों से स्मेल बहुत ज्यादा आता है। तो रीजन यही होती है कि उनके पसीने उनके पैरों से भी निकलते हैं। हाँ, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जो लोग जूते पहन रहे होते हैं, अगर उनका जूता और मोजा अगर क्लीन नहीं होता तो भी स्मेल आती है। इससे पैरों में फंगल इन्फेक्शन भी बनते हैं। अंडर आर्म्स में अगर आपके स्वेटिंग ज्यादा आएंगे तो कपड़ों पे वाइट वाइट पैचेस लग जाते हैं, दाग दाग दिखना शुरू हो जाता है। इससे लोग देखते हैं कि इसके कपड़े सफेद नहीं है, इसके कपड़े पे दाग लगी हुई है। एक ये मेंटल ट्रिगर करता है। ओहो, ऐसा है। अगर किसी ने टोक दिया अगर आपके दोस्त ने, तो अपने आप में सामाजिक शर्मिंदगी फील होती है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे ऐसी बीमारी है, डॉक्टर कहते हैं ठीक है, तो वो बार बार परेशान होते हैं। फेस पे स्वेटिंग की अगर हम बात करें, तो फेस पे स्वेटिंग उन लोगों को खासतौर पे हाइपरएरोसिस के केस में होती है जो बेवजह कोई काम नहीं करते। मतलब अगर थोड़ा बहुत भी काम कर रहे हैं तो उनको पसीना बहुत ज्यादा आएगा, चेहरे पे ऐसे करेंगे तो पसीने की बूंदें टपकने लगेगी। इसके कारण उनको हाइपरहाइड्रोसिस फेस पे काफी ज्यादा विजिबल आपको दिखेगा, अगर वो एसी में बैठे हैं तो भी। अब हम बात करते हैं, अगर ये परेशानी होती है तो क्या करना चाहिए। इन कॉमन जो लोगों की थॉट होती है कि सबसे पहले अगर कोई बीमारी आती है तो लोग न्यूरोथेरेपिस्ट के पास लेट से पहुंचते हैं, पहले वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना प्रीफर करते हैं, क्योंकि आज का हमारा कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है। तो इसी चीज को ध्यान में रख के मैंने इस चीज को रखा है स्लाइड्स को, इलाज के विकल्प जो है कि डॉक्टर से, यानी कि स्किन स्पेशलिस्ट जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे लोग सलाह लेते हैं। तो उनका काम होता है कि वो एंटी पेरिस्पिरेंट रोल ऑन देते हैं अंडर आर्म्स में लगाने के लिए, ताकि ये खास जो रोल ऑन होता है ये एल्युमिनियम क्लोराइड से बना हुआ होता है।
और एल्युमिनियम क्लोराइड जब हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है तो स्किन के जो पोर होते हैं जहां से पसीने निकलते हैं उसको ब्लॉक करने का काम करता है, जिससे यहाँ पे पसीने आने अंडर आर्म्स के पास बंद हो जाते हैं। सेकंड जो होता है, उसमें हम पानी रखते हैं और पानी में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराते हैं। इस फ्लो से भी जो हमारे हाथों पे पसीने आ रहे होते हैं, पैरों पे पसीने आ रहे होते हैं, वो पसीने में नमक होता है और वो नमक कम हो जाता है, तो लोगों को रिलीफ लगती है। बट यहाँ पे भी ये क्योरिटी नहीं होती, क्योंकि ये स्पेशली हैंड और लेग यानी कि हथेली और पैरों के तलवों के लिए यूज होता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होता है वो इंजेक्शन। कुछ ऐसी इंजेक्शन आते हैं, मेडिसिन आते हैं जिसमें कि बोटॉक्स होता है, और ये पसीना जो हमारी स्किन निकल रही होती है उसके जो नर्व होते हैं उसको ब्लॉक कर देती है। यानी कि ओवरऑल जो आउटपुट आ रहा है उसको रोकने का काम हो रहा है। अब नेक्स्ट आती है कुछ मेडिसिन। ऐसी मेडिसिन जो लोगों को दी जाती है खाने के लिए कि आप इसे ओरली ले लीजिए, या फिर कुछ एप्लीकेबल ऑइंटमेंट दिया जाता है कि अगर वैसा बहुत ज्यादा फील हो तो आप पूरे शरीर को तौलिए से पोंछ के कुछ लोशन जैसा आप कह सकते हो लगा लीजिए, ताकि उससे भी आपको रिलीफ मिले। ये भी ओवरऑल स्किन पे लगाने के लिए होती है, जिससे कि हमारा पसीने की ग्रंथि है वो ब्लॉक होती है, लेकिन ये रूट पे काम नहीं कर पाती। मैंने एक इसमें एक बहुत अच्छी से एक बात ये डाली है, एक खास बात। अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है और पसीने के साथ अगर चेस्ट का पेन होता है, छाती में बहुत ज्यादा दर्द होता है, या फिर अगर आपको बहुत हैवी बुखार फील हो रहा है, या फिर अचानक वेट लॉस हो रहा है, तो ये इंटरनल प्रॉब्लम के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस के नॉर्मल सारे केसेस में कभी भी चेस्ट का पेन, फीवर, सडन वेट लॉस वगैरह नहीं होता, क्योंकि ये सब सारी चीजें होना हमारी बॉडी के एक सिस्टम को दिखाता है कि उस सिस्टम पे डिफिशियंसी है, उसके अंदर कमी है। जैसे अगर छाती में दर्द हो रहा है तो ये कार्डियक पेन, एंजाइना पेन भी हो सकता है। अगर फीवर आ रहा है तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है कि वो फीवर को डाउन करने के लिए अपना पसीना जनरेट कर रहा है, लेकिन ये फीवर बहुत ज्यादा ब्रेन तक न चढ़े या फिर बहुत ज्यादा आपको डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया किसी भी चीज का हो, तो ये चीज आपको एक बार चेक कराना चाहिए। इसके लिए अगर सडन वेट लॉस कम हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा, तो इससे आपकी बॉडी का इंटरनल सिस्टम भी बहुत अच्छे से डिफेंस नहीं कर पा रहा, जिसके कारण आपको वेट लॉस हो रही है बॉडी में। वेट लॉस होना, मसल्स के डिफेंस, मसल्स का जो सिस्टम होता है वो लॉस हो रहा है, दैट मीन्स बॉडी में डाइजेशन भी वीक है। एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट आप भी जान रहे हो कि जब तक बॉडी में हमारी किसी भी सिस्टम को काम करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन हमें हमारे खाने से मिलता है। अगर हमारा खाना प्रॉपर वे में डाइजेस्ट होगा तभी हमारा वेट भी बैलेंस होगा। हम डेली खाना खाते हैं मगर ऐसा नहीं होता कि आज हमारा वेट 5 kg है तो अगले 2 सालों के बाद वो 5 से 15 kg हो जाएगा। ये नॉर्मल बच्चों के सिनारियों में होता है, बट लेकिन ये एडल्ट के सिनारियों में नहीं होता। लेकिन अगर सडन वेट लॉस होना शुरू हो जाए तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होता है। तो इस चीज का इसमें ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये चीज भी पसीने से रिलेटेड है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम हाइपरहाइड्रोसिस को मेडिकल लॉजिक के अकॉर्डिंग समझना चाहते हैं कि हाइपरहाइड्रोसिस में मेडिकल लॉजिक क्या है। अगर हाइपरहाइड्रोसिस को समझना है तो उसके हम पैटर्न से समझ सकते हैं कि पसीने किस किस तरीके से आते हैं। पसीने नॉर्मली जैसे मैंने पहले बताया था, पसीने का जो पैटर्न है कि अगर आपके हथेलियों पे, अगर आपके तलवों पे, अगर आपके अंडर आर्म्स पे, या फिर बहुत है तो फेस पे अगर आ रहा है तो वो प्राइमरी है। लेकिन सेकेंडरी सेक्शन में पूरी बॉडी पे यानी कि पूरे शरीर पे, सेकेंडरी एस फोर आप शरीर लिख सकते हो। तो ये लॉजिक आपको बता रहा हूँ, कोड लॉजिक, कि आप इससे भी याद रख सकते हो। सेकेंडरी में शरीर पे, जब पूरे शरीर पे पसीना आता है, और ये रात में सोने समय भी आता है। अगर आप सिंपल पंखा चलाकर भी सो रहे हो नॉर्मल टाइम पे, या फिर एसी में भी चलाकर सो रहे हैं, तो भी आपको पसीना आएगा। तो प्राइमरी का ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट अलग होता है, सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट अलग होता है। प्राइमरी का कॉन्सेप्ट अलग होता है कि समस्या पसीने वाली ग्रंथि यानी कि स्वेट ग्लैंड को नियंत्रित करने वाली नसों की ओवर सिग्नलिंग में है।
यानी कि हमारा जो स्वेट ग्लैंड निकल रहा है उसके जो नर्व हैं जहां से सिग्नलिंग पास आउट होती है ये ओवर एक्टिव हो रहा है। और बॉडी में ओवर एक्टिविटी को अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो न्यूरोथेरेपी में अनवांटेड एक्टिविटी जब भी हो रही होती है तो हम इसे टू पैन के ट्रीटमेंट से कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी अगर हम कंडीशन में आते हैं, सेकेंडरी कंडीशन में ये बहुत सारे डिजीज पे भी रूल आउट होता है। अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको थायराइड है, या फिर अगर आपने बहुत लॉन्ग टर्म तक किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा स्टेरॉइड पेन किलर वगैरह खाए हैं, या फिर अगर आपको अदर फैक्टर जेनेटिक वगैरह है, तो इन सब चीजों में भी आपको सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस हो सकता है। तो इसके अगर आप रूट कॉज पे आएंगे तो एज पर डिजीज इसमें ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। इसलिए हाइपरहाइड्रोसिस में पेशेंट की अगर आपको हिस्ट्री लेनी पड़े तो हिस्ट्री आप अच्छे से अगर एक बार लेंगे तो आपको समझने में भी बहुत ज्यादा आसानी होगी। इसमें मैंने जो केस ठीक किया है मैं उस पीपीटी पे भी आपको लाऊंगा, तो उसमें फिर मैं आपको भी बताऊंगा, बहुत अच्छे से आपको याद आ जाएगा। सेकेंडरी और हाइपरहाइड्रोसिस का जो प्राइमरी है वो अलग अलग चीज है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजिकल जो लॉजिक है इस पे बात करते हैं। पैथोफिजियोलॉजिकल लॉजिक जो कि हम पैथोलॉजी से डिटेक्ट करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, पैथो मतलब पैथ यानी कि पैथ लैब, और फिजियोलॉजी यानी कि हमारी बॉडी का सिस्टम। तो बॉडी के सिस्टम को जब हम लैब से आइडेंटिफाई करा सकते हैं तो उस चीज को हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में आप जब जाएंगे डॉक्टर्स के पास, स्पेशल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो वो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये हार्मोनल लॉजिक में आ रही है, मेटाबॉलिज्म लॉजिक में आ रही है, या फिर इन्फेक्शन के लॉजिक्स में आ रही है। तो वो उस कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद उसके रूल आउट करेंगे कि ये किन किन चीजों से हो रही है। अगर हार्मोनल आ रहा है मतलब बॉडी का हार्मोन सिस्टम, थायराइड अगर नहीं काम कर रहा है या बहुत ज्यादा एक्टिव है, जैसे कि नॉर्मल हाइपर थायराइड के केसेस में लोग ज्यादातर स्लिम होते हैं, और हाई और हाइपोथायराइड के केसेस में हाइपोथायराइड के केसेस में लोग मोटे हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारा लोग ये कहते हैं कि अगर आपको हाइपोथायराइड है, ओ है, तो मतलब आपकी बॉडी गोल मटोल हो जाएगी, आप फूल जाएंगे गोल गोल जैसा। हाइपो, ओ, शरीर का शेप भी लगभग गोल गोल फुला हुआ जैसा दिखेगा। और हाइपर है तो मतलब आप पतले हो जाएंगे। तो अगर हार्मोनल लॉजिक पे अगर हम बात करें, थायराइड ग्लैंड बहुत तेज काम कर रही है तो पसीना भी ज्यादा आएगा। अब इसमें तेज काम कर रही है तो तेज धड़कन भी चलेंगे, धड़कन ज्यादा तेज चलेगी तो एक्टिविटी ज्यादा होगी, एक्टिविटी ज्यादा होगी तो पसीने ज्यादा निकलेंगे, इससे मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएंगे। अब मेटाबॉलिक लॉजिक पे अगर हम आते हैं, तो मेटाबॉलिक लॉजिक पे अगर हम बात करें तो इसमें अगर शुगर कम हो गया है तो भी पसीना आएगा। डायबिटीज पेशेंट लोग का जब शुगर कम हो जाता है तो उनके चेहरे पे पसीना आता है, चक्कर खाकर वो गिरते हैं। अगर बॉडी में एड्रेनालिन का अगर कम काम बनता है, एड्रेनालिन अगर बॉडी में केमिकल नहीं बन पाती है, तो बॉडी फाइट एंड फ्लाइट के मोड में जब आती है तो वहां भी बॉडी फंक्शंस नहीं कर सकती और डर से पसीना आता है। सपोज जैसे इस पिक्चर में ड्रॉ किया गया है कि आदमी फाइट एंड फ्लाइट के मोड में आएगा तो दो ही चीज हो सकती है। सपोज अगर आपके सामने शेर आ गया तो या तो आप उससे भिड़ने की कोशिश करेंगे या तो भागने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास टाइम है कि अगर आप उससे बच के भाग सकते हैं तो पहला प्रीफर होता है कि फ्लाइट कर जाओ, फाइट नहीं करो। लेकिन जब लगती है कि मौत सामने खड़ी है तो एक बार ट्राई करना होता है कि फाइट कर ही लेते हैं, मरना उधर भी है मरना इधर भी है, लेकिन उस समय ये डिसीजन विद इन अ सेकेंड होता है। तो ये चीजें भी बहुत ट्रिगर करती है बॉडी के फाइट एंड फ्लाइट का मोड, उस समय भी पसीना आता है। अचानक सामने शेर आ गया, कोई लोग डरेंगे, उनके चेहरे पे पसीना आना शुरू होता है। तो ये मेटाबॉलिक लॉजिकल भी इस पर डिपेंड करता है कि बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाकर पसीना छोड़ रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया में पसीना छोड़ रहा है, या किस कंडीशन पे छोड़ रहा है। नेक्स्ट उसका एक फैक्टर आता है इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो बॉडी में पसीने आएंगे। बॉडी में पसीने आएंगे कहने का मतलब अगर टीबी है, छुपा हुआ इन्फेक्शन है, या फिर ब्लड में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उससे फीवर आएगा, और फीवर जो आता है वो बॉडी में पसीने भी लाता है।
तो इसलिए फीवर बढ़ता है, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ती है, तो बॉडी का WBC व्हाइट ब्लड सेल उन चीजों को फाइट करने की कोशिश करता है, और एक प्रॉपर वे में फाइटिंग होती है। तो अगर आप जब WBC का लैब रिपोर्ट देखेंगे, यानी कि CBC कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल काउंटिंग जो होता है उसमें देखेंगे, तो WBC में न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स, एथनोफिल्स वगैरह आएंगे। तो इसमें आपको दिखेगा कि न्यूट्रोफिल्स वगैरह बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। तो ये चीज डिपेंड करता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन भी चल रहा है, जिसके कारण भी पसीने आते हैं। मैं यहाँ पे एक बार इसको स्टॉप कर रहा हूँ। आ, अगर इसमें से आप में से किसी को कुछ पूछना हो, या फिर मेरी स्पीड अगर ज्यादा लग रही हो, या जो चीजें नहीं समझ में आ रही हो, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कि मैं इसको स्लो करूं या फिर रिदम सही है। हेलो सही है सर। सर एनीवन? आपकी स्पीड। नमस्ते सर। सर मेरे साथ होता है ये। मेरे हाथ और पाँव को पसीना बहुत ज्यादा आता है, और कापी पेन जब लिखता हूँ तो ऐसे समझो कि कागज पूरा गीला हो जाता है। और शरीर पे भी अगर हर कमल पंखे जी, के बिना हर बैठ। कमल हर कमल जी, मैं आपके प्रश्न को लास्ट में लूंगा, बताऊंगा, इसमें ट्रीटमेंट वगैरह सब आएंगे, जो मैंने कवर किया है वो चीजें में भी मैं दिखाऊंगा। तो पहले मैं ये कह लूं कि मेरी स्पीड जो चल रही है वो ठीक है। ठीक है सर। चलो, ओके। हम वापस आते हैं, जो स्लाइड्स मैं शेयर कर रहा था मैं उस पर फिर से आता हूँ। ओके। अब हम इससे आगे आते हैं, इलाज का चुनाव। अब मेडिकल में जो चीजें होती है, इसमें एक चीज खास होती है कि कभी आपने इस चीज को जरूर फेस किया होगा कि जब डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, तो डॉक्टर्स पहले आपको कुछ दवाइयां देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, फिर बोलते हैं कि इस दवाओं को आप यूज कीजिए, फिर 5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद आकर बताइएगा कैसा रहा। जब 5 दिन 7 दिन के बाद आप आते हैं और आपकी बीमारी सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी कम होती है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कोई बात नहीं, हम इससे थोड़ा एडवांस ट्रीटमेंट आपको देते हैं, हाई पावर की मेडिसिन देते हैं। कहने का मतलब वो बेसिक से हायर लेवल पर आते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आया तो ऑपरेशन ही करना है, ऐसा नहीं होता। बेसिक से हायर पे आते हैं। तो यही चीज इसमें लिखा हुआ है कि न्यूनतम आक्रामक से शुरू करके सर्जिकल की ओर ले जाते हैं। न्यूनतम आक्रामक कहने का मतलब, सबसे पहले अगर आपको हाइपर हाइड्रोसिस होती है तो स्किन के ऊपर लगाने वाली क्रीम, ताकि स्किन के पोर को बंद किया जा सके और पसीने कम आ सकें। तो इन चीजों के बाद जब सेकंड प्रोसेस आते हैं, तो अगर क्रीम से नहीं काम बनता है तो उसमें फिर बोटॉक्स वगैरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आयनोटोफोरोसिस, आयनोटोफेरेसिस, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का सिग्नलिंग जाता है, उसके थ्रू यूज किया जाता है। अगर इन चीजों से भी फिर अगर बेनिफिट ना मिले, तो फिर सर्जिकल प्रोसेस में आया जाता है कि पसीने वाली ग्रंथि जिस नर्व के थ्रू एक्टिवेट हो रही होती है उसे ऑपरेट करके हटा दिया जाता है, ताकि फिर पसीना आना ही बंद हो जाता है। बहुत जगह पे इसकी क्लैपिंग कर दी जाती है, बहुत जगह पे इसे कट करके बीच बीच से कट कर दिया जाता है, ताकि सिग्नलिंग कम हो जाए और इस प्रोसेस में पसीना आना बंद हो जाए। तो ये चीजें हैं स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 में टॉपिकल, यानी कि ऊपर ओवरऑल लगाने की चीजें, जिसे हम बारी बारी रूप से कर सकें। सेकेंड प्रोसीड्यूर, यानी कि जिसमें हम इंटरनल एप्लीकेबल चीजें कर सकें, इंजेक्शन वगैरह लगाई जाती है जो इंटरनली बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। और स्टेप 3 जहाँ सर्जरी करी जाती है। अब मैं इससे आगे आऊंगा, इसके जोखिम और लाभ दोनों का। अगर हम ये चीजें कर रहे होते हैं तो इसके लाभ, यानी कि बेनिफिट, और जोखिम यानी कि रिस्क, वो कितना है। तो मेडिकल लॉजिक में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम नुकसान से बचें। अगर हम नुकसान झेल रहे होते हैं तो हमें दिक्कत ज्यादा होती है, इसलिए डॉक्टर्स सबसे पहले बेसिक से हायर लेवल पर ले जाने की कोशिश करते हैं मेडिकल टर्म्स की लॉजिक के अकॉर्डिंग। और मेडिकल लॉजिक का ये मतलब भी नहीं होता ना कि जैसे आया अंधाधुंध इलाज कर दिया जाए। इसीलिए आज न्यूरोथेरेपी भी, बहुत सारे लोग न्यूरोथेरेपी में हैं कि जो कि मेडिकल कॉन्सेप्ट को बहुत बेसिक से हायर लेवल तक भी बहुत समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और उसके हिसाब से करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों को करना भी चाहिए। बिना स्टडी किए तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, इसलिए स्टडी भी बहुत जरूरी है।
और जो चीजें मैंने की है, ठीक किया है, मैंने डिजीज को समझा है, देन फिर मैं ये चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मेडिकल लॉजिक का जो बेनिफिट है, अगर सर्जरी किया जाता है, सर्जन मतलब सर्जन अगर सर्जरी कर रहे हैं, तो इससे अगर क्लैपिंग करके अगर सर्जरी कर दी जाए तो इसके एक नुकसान ये भी हो सकते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा हाई रिस्क काम कर रहे हैं तो वहां भी पसीने आपको आने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर कभी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, डायबिटीज हो गया, डायबिटीज में हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, हाइपो मतलब कम होना, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल, तो ग्लूकोज का लेवल जब कम होता है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया का केस होता है या फिर चेस्ट पेन एंजाइना का केसेस आता है, तो उस समय भी सर्जरी होने होने हो रखे होने के कारण, अगर सर्जरी हुई है तो उस समय स्वेटिंग आपको बहुत कम आएगी या न के बराबर आएगी, जिससे कि आपको डिजीज को समझने में ट्रिगर फैक्टर जो है वो कम काम करेगा। तो इसके नुकसान भी होते हैं, इसलिए नुकसान से बचना चाहिए। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स पहले ही सर्जरी सजेस्ट नहीं करते, कोशिश करते हैं कि सर्जरी न किया जाए। कंपनसेटरी स्वेटिंग, इसमें पीठ पे स्वेटिंग जो आ रही है वो स्वेटिंग भी आनी बंद हो जाएगी। अगर आप बहुत हैवी वर्क करते हैं तो लिटिल बिट स्वेटिंग आती है, सर्जरी के केसेस में आपको ये चीज होता है। लेकिन बेनिफिट होती है कि जो एवरी टाइम आपको जो पसीने आ रहे होते हैं, आपको इससे जो कपड़े खराब होते हैं, जो आपको जूते वगैरह पहनने में दिक्कत होती है, डेली बेसिस पे प्रॉब्लम आती है कि सम टाइम सब कोई आप सामान पकड़ रहे हैं तो सामान पकड़ने के टाइम आपके हाथों में ग्रिपिंग नहीं आएगी, ड्राइविंग करेंगे तो ड्राइविंग के सीट पे आपके स्टेयरिंग या फिर आपके हैंडल जो बाइक वगैरह या कार के चला रहे हैं, तो उसमें भी पसीने ज्यादा आने के कारण उसकी ग्रिपिंग कमजोर हो जाती है। डेली की लाइफ में ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उन सब चीजों से आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। बट फिर भी मैंने इस केस को कवर किया है, तो जहां तक मुझे अनुभव है, इन चीजों में विदाउट सर्जरी ये चीजें ठीक हो सकती है। मैंने जो केस कवर किया है वो एक 12 साल के बच्चे का है, उसके बारे में भी मैं आगे आऊंगा। अब हम आते हैं, ये हमारा 15 स्लाइड्स का मैंने एक पीडीएफ बनाया है, जो कि मैं क्लास कंप्लीट होने के बाद आप सभी को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब हम समझते हैं हाइपर हाइड्रोसिस के दौरान जो बॉडी में सिस्टम मेंटेन होती है, ये सिस्टम ना बहुत जटिल है, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स है ना कि उसको एक बार समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और इवन अगर हाइपर हाइड्रोसिस अगर किसी को होता है, तो बहुत सारे मेडिकल पे, बहुत सारी जगहों पे तो मेडिकल ये चीजें अप्लाई नहीं होती, बट फिर भी ये आर्मी लोगों में ज्यादा होती है। वहाँ एवरी ईयर मेडिकल फिटनेस होती है। अगर कभी किसी को एडल्ट में जैसे 18-20 साल के टाइम पे उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, आर्मी ज्वाइन करने के बाद जब उनको बाद में ये डिटेक्ट होती है, फर्स्ट टाइम उनको बहुत बेसिक सा होता है, तो बहुत बेसिक मतलब 2-4-5% होती है, तो वो बहुत विजिबल नहीं होता। बट लेकिन अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद होती है, तो उनकी जॉब भी चली जाती है। अगर पहले से होती है तो उनको तो नौकरी मिलती ही नहीं है, यानी वो आर्मी ज्वाइन ही नहीं कर सकते। इसका रीजन यही होता है कि जब वो गोला बारूद पकड़ेंगे, अटैक करेंगे, डिफेंस करने का टाइम, जब अपने आप को बचाने के टाइम जब वो कोई बंदूक वगैरह राइफल वगैरह लेंगे, तो उनमें गोली चलते समय उनका गन जो गोला वगैरह है वो छूट सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के ये चीज मैंने बताया कि जो लोग फ्यूचर में आने वाली हमारी जो जनरेशन आर्मी ज्वाइन करना चाहती है, भारत का डिफेंस सिस्टम ज्वाइन करना चाहती है, उनके लिए भी ये क्लास बहुत बेनिफिशियल होगा। वापस आते हैं टॉपिक पे, इसका जो कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इस डिफेंस मैकेनिज्म के सिस्टम पे ये चीजें डिपेंड करती है कि ये हाइपरहाइड्रोसिस ठीक से नहीं कर पाता काम। अब इसमें बात करते हैं, सबसे पहले आपने पढ़ा भी होगा न्यूरोथेरेपी में कि हाइपोथैलेमस बॉडी के 6 मेडुला से जिसे हम एक्टिवेट करते हैं, यह भूख, प्यास और तापमान, यानी कि हमारा हंगर, हमारा प्यास और ये स्वेट, इन सबको कंट्रोल करने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हाइपोथैलेमस ट्रिगर करता है बॉडी के थर्मामीटर की तरह कि शरीर में अगर जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर हो तो उसको कूल डाउन करें, और कूल डाउन करने के साथ साथ उसको बैलेंस करें। बट हाइपरहाइड्रोसिस के केस में हाइपोथैलेमस इस चीज को परफेक्ट
डिटेक्ट नहीं कर पाता और वो सिस्टम चलता रहता है। सपोज अगर आपको पसीना ज्यादा आ रहा है, अगर आप नॉर्मल ठंडी हवा में आ जाते हो, ठंडी हवा कहने का मतलब सिंपल, आप रोड पे चल रहे हो, बहुत ज्यादा भी गर्मियां हैं, आप ट्राई भी कर सकते हो कि अगर आप नॉर्मल है, अगर आपको पसीना आ रहा है तो आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे और सिर्फ 5 मिनट खड़े रहेंगे तो आपका पसीना आना बंद हो जाएगा। यानी हमारी बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम इस चीज को कंफर्म कर चुका होता है कि अब पसीना यहाँ नहीं निकलना, शरीर से स्वेटिंग कम आएगी। लेकिन हाइपर हाइड्रोसिस के केस में बिना कुछ किए भी आपको पसीने आते रहेंगे, तो वहां पे हाइपोथैलेमस काम नहीं कर पाता। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पहला हाइपोथैलेमस था जो कि ब्रेन से कनेक्ट करता है, यानी ब्रेन कहने का मतलब हमारा सिर्फ ये भाग जिसमें कि हाइपोथैलेमस भी आता है। अब सेकंड में हम आते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा बॉडी का सिस्टम जिसमें कि फाइट एंड फ्लाइट का मोड होता है। इसको सिग्नलिंग मिलते हैं ब्रेन के थ्रू, और यह जब फाइट एंड फ्लाइट की मोड में आता है तो पसीने वाली ग्रंथियों को सिग्नल मिलता जाता है। इस जगह पे हाइपर हाइड्रोसिस के पेशेंट को यह सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और कंटिन्यू पसीना आना शुरू हो जाता है। तो हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए न्यूरोथेरेपी में हम 2 पैन का यूज करते हैं, 2 पैन इंटू 6। वो चीज हाइपर एक्टिविटी को भी कंट्रोल करेगा, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम एड्रेनालिन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे हाइपर हाइड्रोसिस को जो हम डिकोड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब हमने देखा हाइपोथैलेमस और हमारा पेरिफेरियल सिस्टम। उसके बाद आते हैं स्वेट ग्लैंड, यानी कि हमारा जो ऊपर की स्लाइड थी आप इसमें देखेंगे, मैं वापस एक बार दिखाऊं आपको। हाइपोथैलेमस यानी कि टॉप में ब्रेन, ब्रेन का सिग्नलिंग सिस्टम स्पाइन के थ्रू कनेक्ट होता है। तो स्पाइन से जो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम निकलती है। राहुल जी, आप अपना स्क्रीन को देखें, स्क्रीन पे आपका कर्सर टच कर रहा है। यानी हमारा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हमारा स्वेट ग्लैंड, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हैं वो स्टेप बाय स्टेप। अब स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जो हमारे शरीर में पसीने की ग्रंथियां होती है वो नॉर्मल काम करती है। एक्राइन ग्लैंड के थ्रू ये नॉर्मल काम कर रही है, ये पूरे शरीर में होती है। यानी हमारे शरीर के जो स्किन है ना, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये स्किन के जितने पोर हैं उन सभी से पसीना आ सकता है, ईच एंड एवरी से। फेस से भी आएंगे, और बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे ना गर्मियों में वो अगर जा भी रहे ना तो सर में इतने बाल है ना, ये बाल टेम्परेचर को कम करने का काम करते हैं, बट फिर भी इसके नीचे तो पसीना काफी ज्यादा आएगा। मतलब हमारे स्किन की पूरी बॉडी के पार्ट्स में पसीने आते हैं, और ये एक्राइन ग्लैंड्स के कारण ही होती है। बट हाइपर हाइड्रोसिस के केस में ये चीजें ज्यादा एक्टिव हो जाती है और पसीना ज्यादा निकलता है। और ये खास तौर पर हमारे हाथों में भी होता है प्राइमरी रूप में, सेकेंडरी में हमारे पूरे शरीर पे होता है। तो जो स्वेट ग्लैंड है वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगी तो उसको सिग्नलिंग ज्यादा मिलेगा, सिग्नलिंग ज्यादा मिलेगा तो पसीने ज्यादा निकलेंगे। अब आते हैं एप्रोक्राइन एंड एक्राइन कंपैरिजन, जिसमें कि एक्राइन ग्रंथियां पानी जैसा पसीना निकालती है। इस पानी जैसे पसीने में ना पैरों से जब निकलती है तो स्मेल होता है, लेकिन हाथों से जब ज्यादा निकलती है तो उसमें स्मेल नहीं आता। स्मेल नहीं आने का इसकी जो एक रीजन है, जो मैंने इसमें बहुत समझने की कोशिश की तो जो मुझे अनुभव हुआ उसके आधार पर बताऊं कि हमारी हाथ जो है ना वो अपर बॉडी से रिलेटेड है। अपर बॉडी से रिलेटेड है तो इसमें हमारी बॉडी के जो हमारा हार्ट से जो ब्लड बाहर निकल रहा होता है अरोटा के थ्रू, फिर वो आर्टरीज में आता है, आर्टरीज से फिर आर्टरियोल्स में टूटता है। इन सब में ब्लड्स जो निकल रहा है वो हमारे चेस्ट के थ्रू होता हुआ हैंड्स की तरफ आता है, तो यहाँ पे ब्लड्स की प्योरिटी थोड़ी ज्यादा होती है। बट नीचे पैरों की तरफ जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो वो स्किन के साथ थोड़े टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है, जिससे कि पैरों में पसीने की बदबू ज्यादा आती है। ये पर्टिकुलर मेरा ऐसा अनुभव है। अगर इस पे मैं गलत हूं, अगर आपको लगे तो अगर आप इस चीज में मेरे को अपडेट कर पाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए भी। नेक्स्ट,
एप्रोक्राइन ग्लैंड्स और एक्राइन ग्लैंड्स ये दोनों जो होती हैं ये पसीने में बैक्टीरिया के संपर्क में आने पे बदबू पैदा करती है, लेकिन एक्राइन ग्लैंड्स जो होता है ये सिंपल पानी बाहर रिपेल करता है और ये पसीने के रूप में निकलता है, इसलिए कॉपियां लिखते समय गीली होती है। बहुत सारे जो पर्वतारोही होते हैं ना, जो माउंट में अगर चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट वगैरह जैसे पर्वतों पे, तो उनकी रस्सियां स्लिप करती है, इसलिए वो लोग हाथों में ज्यादा पाउडर यूज करते हैं और फिर चढ़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वर्कर जो होते हैं, जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, जब वो काम कर रहे होते हैं तो उनके हाथों से उनका औजार छूट भी जाता है जिससे वो काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके में हाइपर हाइड्रोसिस भी होता है, बट उन समय उन लोगों को इतना ज्यादा क्लियरिटी नहीं हो पाती कि ये क्यों हो रहा है। इसलिए इन चीजों में कभी कभी अगर आपको ऐसा फील हो कि ये चीजें हो रही है, तो एक बार अपने शरीर के सिस्टम को जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसमें आता है थर्ड की केमिकल मैसेंजर। अब केमिकल मैसेंजर ऐसा, शरीर में ऐसा क्या चल रहा होता है, शरीर का डिफेंस सिस्टम जितना अच्छा है कि अब कभी भी अगर हम बाहर के वातावरण में जाते हैं तो हम डिफेंस कर सकते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी टाइम हमारे शरीर में जो बाहर से एयर इनटेक कर रहा है, जो आप सांस के थ्रू ले रहे हैं, इन सांस के थ्रू लेने वाले एयर में भी मोर देन लैक्स, यानी कि 1 लाख से ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो हमारे नोज के म्यूकस एरिया में आकर बहुत फंस जाते हैं और फिर हमारे लंग्स के थ्रू फिल्टर करके भी निकाले जाते हैं। बट नॉर्मल सिनारियो में अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन जिनकी इम्यून सिस्टम अच्छी होती है वो उसी जगह है, एक बंदा बीमार दूसरा बंदा बीमार नहीं है। तो ये बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है ना, ये हाइपर हाइड्रोसिस के केस में भी बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि ये अपने आप को अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो कम भी करना है, कम है तो बढ़ाना भी है, तो ये चीजें उनके कनेक्टिंग में, यानी कहते हैं ना, इसके कम्युनिकेशन गैप आप कह सकते हो कि शरीर का एक सिस्टम दूसरे को कह रहा है काम करो, दूसरा कहता है काम हो गया बंद करो, तो वो एक दूसरे की बात ही नहीं सुन पाते हैं, डिफेंस जो उन लोग का है अपना, वो कम्युनिकेशन गैप के कारण टूट जाता है। तो यही है इसमें केमिकल मैसेंजर का रोल प्ले होना। अगर केमिकल मैसेंजर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो हाइपोथैलेमस के सिग्नल निकलते हैं, ये बॉडी के एसिटल कोलाइन के थ्रू काम होते हैं, और एसिटल कोलाइन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है कि जो कि बॉडी के पूरे सिस्टम के सारे नर्व को विद इन अ सेकेंड कनेक्ट करने की क्षमता रख सकता है और रखता है। विद इन अ सेकेंड, यानी कि अगर आप किसी भी ट्रीटमेंट को कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि इस ट्रीटमेंट में हमें थोड़ा फास्ट रिजल्ट लाना है, केमिकल मैसेंजर अच्छे से बनाने हैं, तो ट्रीटमेंट देने से पहले 15 मेडुला दो। ओल्ड यूडीएफ का जो ट्रीटमेंट है, ओल्ड यूडीएफ के ट्रीटमेंट में 15 मेडुला यूज किया जाता है। तो ये चीजें बहुत ट्रिगर करती है कि अगर आप सिग्नलिंग सिस्टम को अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो वो आपके सिस्टम को बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इसके फेनोमेनन जो है, यह केमिकल एक्राइन ग्रंथियों के रिसेप्टर से चिपक जाता है और उन्हें पसीना पंप करने के लिए ट्रिगर कर देता है। हाइपरहाइड्रोसिस में इस केमिकल का बहाव या तो बहुत ज्यादा होता है या ग्रंथियां इसके प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। अगर हाइपरहाइड्रोसिस में केमिकल ज्यादा आ रहा है तो भी पसीने ज्यादा निकलेंगे, या फिर उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो गई जिसके कारण भी वो पसीने ज्यादा निकालेंगे। तो दोनों चीजें होती है। लेकिन केमिकल का फ्लो जो होता है वो नॉर्मली सामान्य होता है। अगर एसिटल कोलाइन के थ्रू मैसेंजर जो होते हैं वो रिसेप्टर्स के थ्रू जब मिलते हैं तो वो नॉर्मल फ्लो करते हैं। नॉर्मल फ्लो होने का मतलब, अगर न्यूरोट्रांसमीटर से मैसेज मिला कि टेम्परेचर कम है तो शरीर उसको टेम्परेचर बढ़ाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ गया ज्यादा तो शरीर कहेगा कि इसको कूल डाउन करना है, तो शरीर से पसीना बाहर निकालो। इसलिए जब हम धूप में जाते हैं और हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आता है तो हमें हीट फील होना शुरू होता है, सिर्फ फील होना शुरू होता है। लेकिन अगर यह टेम्परेचर 37 से ऊपर जाना शुरू होता है तो फिर हमें गर्मियां ज्यादा लगनी शुरू होती है। मैं फिर से रिपीट करूं, 35 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा होता है तो हमें हीट फील होना शुरू होता है। ऐसे जरूरत नहीं होती कि उतना पे कभी कोई दिक्कत होती है, लेकिन 37 से एबव जाता है तो दिक्कत होना शुरू होती है। इसलिए हमारे बॉडी का जो केमिकल फ्लो होता है वो यही चीज होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो धूप में जाते ही जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं और हमें प्यास ज्यादा लगती है। हमें प्यास ज्यादा जब लगती है तो ये चीजें काम कर रही होती है कि हम अपनी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करें,
डिफेंस एक्टिवेट होती है, जिसके कारण हमारी स्वेट ग्लैंड से इंटरनल स्किन को टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। पसीना आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक नॉर्मल सिनारियो में कहने का मतलब जब आप हैवी वर्क कर रहे होते हैं तो, अदरवाइज नहीं। लेकिन हाइपर हाइड्रोसिस के केस में हमारी बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम भी नहीं अच्छे से काम करता। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू एसिटल कोलाइन से जब मैसेंजर हार्मोन निकलते हैं, तो ये मैसेंजर हार्मोन हाइपर हाइड्रोसिस के बहाव को ज्यादा एक्टिवेट कराते हैं। ज्यादा एक्टिवेट कराने का मतलब वो पसीने को ज्यादा निकालने के लिए सक्रिय कराते हैं। इसलिए हाइपर हाइड्रोसिस के केस में हमारा शरीर ज्यादा पसीना निकालता है। इसमें शरीर का मेटाबॉलिज्म वीक होता है। अब इसमें हम आते हैं मेडिकल प्रक्रिया जो होती है, बॉडी का जो फेनोमेनन होता है उस फेनोमेनन पे बात करेंगे। तो बॉडी का गलत सिग्नल सिस्टम, यानी कि मैसेंजर जो ब्रेन से निकल रहा है हाइपोथैलेमस के थ्रू एसिटिल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, ये ज्यादा केमिकल रिलीज कराने के लिए बोलता है शरीर के पसीने वाली ग्रंथि को, यानी कि स्वेट ग्लैंड को। यानी कि एसिटल कोलाइन जाता है स्वेट ग्लैंड के पास, वो सिग्नलिंग ट्रिगर करता है, और हमारे जो स्वेट ग्लैंड होती है वो ज्यादा स्वेट मतलब सिक्रेट करती है। अब स्वेट ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, बन रहे हैं स्वेट, तो उस जगह पे जब स्वेट ज्यादा बन गया, शरीर का टेम्परेचर कूल डाउन हो गया। जब कूल डाउन हुआ टेम्परेचर, तो उसके बाद शरीर को रिटर्न सिग्नलिंग मिलना चाहिए कि हाँ टेम्परेचर कूल डाउन हो चुका है, तो अब पसीना कम हो जाए। हाइपोथैलेमस तक यहाँ पर ये बात पहुंचती ही नहीं है कि टेम्परेचर कंट्रोल हो चुका है, इसलिए इसके लूप में होल हो जाता है, मतलब केमिकल मैसेंजर का अपना कम्युनिकेशन टूट जाता है, और यहाँ पे कंटिन्यू सिग्नलिंग मिलते जाते हैं, कंटिन्यू सिग्नल मिलते जाते हैं, इसलिए हाथों पैरों से शरीर से पसीना ज्यादा आता है। लेकिन अगर यही सिग्नल मेंटेन हो जाए अच्छे से, तो फिर ये पसीने आने बंद हो जाते हैं। अगर सिग्नलिंग मेंटेन हो रहा है, तो मतलब इस बीच में जो रूट चल रही है, इस रूट पे केमिकल की डिफिशियंसी है। और न्यूरोथेरेपी के अकॉर्डिंग हम केमिकल डिफिशियंसी में सबसे पहले बॉडी के डाइजेशन को ठीक करते हैं, उनकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है वो ठीक करते हैं, विटामिन B12 फॉलिक एसिड को मजबूत बनाते हैं। ब्लड में सिग्नलिंग ज्यादा चल रहा है तो टॉक्सिन कम करते हैं। अब ओवरऑल ये हमारा लास्ट आखिरी स्लाइड है, जिसमें मैं 15वीं स्लाइड लाया हूँ। इसमें ओवरऑल निष्कर्ष जो लिखा हुआ है कि अगर हाइपोथैलेमस अगर सही से काम कर रहा है, सिग्नलिंग सिस्टम दे रहा है, तो एसिटल कोलाइन के थ्रू ये सारे मैसेज जाएंगे। यानी कि हाइपोथैलेमस का इस चीज पे रोल प्ले होता है, वो मास्टर कंट्रोलर होता है। अगर जरूरत से ज्यादा वो भी एक्टिव हो जाए, तो भी पसीने के लिए वो ट्रिगर करेगा एसिटल कोलाइन को कि वो ज्यादा निकले। अगर सिग्नलिंग ज्यादा हो रहा है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ये सिंपैथेटिक नर्व जो कनेक्ट करने वाली वायर है बॉडी में, जैसे आपके घरों में भी बिजली की जो तारें होती है ना, वो सारी की सारी तारें एक मेन स्विच से कनेक्ट होती है, तो उसी तरह से बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस जो है वो सारा हाइपोथैलेमस के थ्रू कनेक्ट होता है। और ये हाइपोथैलेमस के थ्रू सिग्नलिंग सिस्टम एसिटल कोलाइन पे मैसेंजर का काम करती है, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट के मोड पे काम कर रहा होता है, इस चीज को रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट एसिटल कोलाइन जो है, ये पसीने केमिकल पर जो होती है, हमारी पसीना जो निकल रहा है स्किन से, यानी कि स्वेट ग्लैंड है, इसको एक ट्रिगर मैसेंजर देता है। जैसे कि अगर आपके पास फोन है, अब फोन लगाया गया, तो आपके फोन पे पहली बात घंटी बजती है, फिर आप फोन उठाते हैं। तो मतलब ये एसिटल कोलाइन जस्ट ट्रिगर करता है कि तुम्हें ये काम करनी है, तो फिर वो काम करना शुरू कर देता है। तो ये एसिटल कोलाइन एक ट्रिगर फैक्टर है कि वो पसीना निकालने वाली केमिकल को एक्टिवेट कराता है। अब एक्राइन ग्रंथियां जो होती है, ये हमारे स्किन के नीचे जो है, ये पसीना निकालना शुरू कर देती है, यानी कि ये फैक्ट्री होती है। अब पसीना बनाने वाली फैक्ट्री है, इसको मैसेज ज्यादा मिला, तो ये वापस से पसीना बनाना शुरू कर दिया ताकि शरीर ठंडा रहे। अब शरीर ठंडा तो रहता है नॉर्मल केसेस में, लेकिन अगर हाइपर हाइड्रोसिस का केस है, तो ये ठंडक स्किन के नीचे जो हमारा सिग्नलिंग सिस्टम है, इसको फील ही नहीं होता। जस्ट लाइक दैट कि अगर आपके स्किन पे अगर कोई निडिल चुभ जाती है, तो आपको फील होता है कि यहाँ पर निडिल चुभ रही है, बट लेकिन यहाँ पे जो ठंडक फील हो रही है, जो हमारा रिटर्न सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस के थ्रू, वो सिग्नलिंग सिस्टम वीक होता है, जिसके कारण हाइपर हाइड्रोसिस ज्यादा होता है। अब मैं इसको क्लोज करूं, और आपको मैं अपनी केस जो मैंने कवर किया है, मैं वो आपको शेयर करता हूं। उससे पहले मैं देख लूं कुछ मैसेजेस है। ओके।
रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। मेरे में साउंड एरर है सौरभ जी, सबके लगभग साउंड है, आप देख सकते हैं। अपना नेटवर्क चेक कर लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर मिल पाएगा। अब इसमें आपको मैं शेयर करूंगा जो मैंने केस ठीक किया है हाइपर आइडोसिस का। आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी हाइपर आइडोसिस का जो केस मैंने कवर किया है, वो है डिजीज नेम हाइपर हाइड्रोसिस। और इसका जो मेजर सिम्टम होता है, हाथों पैरों में ज्यादा मात्रा में पसीना आता है, शरीर में भी पसीना आता है, सेकेंडरी में, प्राइमरी में हाथों पैरों पे ज्यादा आता है। सेकंड सेकंड जो स्लाइड है, ये पेशेंट नेम मयंक राज, ये मतलब हमारे सेंटर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे लगभग है, लातेहार का। इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, 12 साल की उम्र है, इसका मोबाइल नंबर है। इनके पेरेंट्स का नाम, एक्चुअली ये बच्चा एडल्ट नहीं है तो इसमें हमने पेरेंट्स का नाम भी अपने स्लाइड्स में डाल रखा है। नेक्स्ट है हाइपरहाइड्रोसिस में पेशेंट की डिजीज है, केस हिस्ट्री। इट हैज स्टार्टेड आफ्टर द हैंड फ्रैक्चर बिफोर 4 to 5 ईयर ऑफ टेकन मेडिसिन। मतलब बच्चे की 4 से 5 साल पहले हाथ का फ्रैक्चर हुआ था, और हाथ के फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टरों ने बहुत देर तक उनको मेडिसिन भी खिलाई थी। इस मेडिसिन के साथ साथ उनको एक चीज और हुई थी, जो उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट के कुछ दिन बाद बताया था, कि वो जब गिरे थे ना तो उनके पैर के, सॉरी, कमर के कूल्हे वाली जो हड्डी है ना, पैल्विक बोन में भी उनका फ्रैक्चर हुआ था। उस फ्रैक्चर के साथ साथ हैंड में भी फ्रैक्चर था, जिसके कारण डॉक्टरों ने काफी लंबे समय तक उनको मेडिसिन खिलाई थी। सिर्फ हाथ के फ्रैक्चर के चलते मेडिसिन नहीं खिलाई गई थी। और उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के, क्योंकि मैंने उनकी बहुत सारी चीजें जब उनकी हिस्ट्री में नोटिस की कि ये कब से आना शुरू हुआ, कहने का मतलब ये डिजीज की स्टार्टिंग आपको कब से दिखी। आपको कब से दिखी, जैसे मैंने बताया ना कि समटाइम्स कभी ऐसा होता है कि 5%, 10% आपको फील होता है, चलो एक बार हुआ होगा कह के लोग इग्नोर करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपको रियल में कब फील हुआ कि ये पसीने ज्यादा आना शुरू हुए, तो उनका एक ही जवाब मिला कि बच्चा जब अपने नोट्स बना रहा था, बनाते समय उसकी कॉपियां गीली हो जाती थी। टीचर्स की तरफ से स्कूल से कंप्लेन आना शुरू हुआ है कि ये बच्चे की कॉपियां इतनी गीली क्यों होती है। तो फिर हम लोगों ने नोटिस किया, तो ये सिम्टम्स आते हैं। और ये बच्चों की जो हेल्थ कंडीशन थी, जिसको मैंने ठीक किया बच्चे को, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज ऑफ हेल्थ कंडीशन ये 4-5 सालों से चल रही थी। जब से उनको मेडिसिन खिलाई गई थी लंबे समय तक, 5 साल पहले जब उनका हाथ और पेल्विक बोन का फ्रैक्चर हुआ था उस समय। तो और जो डॉक्टर थे, डॉक्टर सुधाकर देव एलोपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया था उस समय जिस समय उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ था। तो अब इससे आगे आते हैं। इस केस में ना पेशेंट की कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, क्योंकि हाइपर हाइड्रोसिस में उस पेशेंट ने कभी वैसा टेक कराया नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम प्राइमरी में ना बहुत सारे डॉक्टर्स इस चीज को जनरली नॉर्मल सी बात है। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली मैं एक केस अभी हैंडल कर रहा हूँ, और वो जो केस है वो केस इनफर्टिलिटी है। और मुझे जहाँ तक कंफर्मेशन है, मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस की, बहुत सारी चीजों को ट्रिगर किया, तो ये चीजें मुझे फाइंड आउट हुई कि ये हाइपर हाइड्रोसिस एक ऐसा भी डिजीज है जिसके काउजेज से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। अब ये रिसर्च का टॉपिक है, इस पे आप भी रिसर्च चाहे तो कर सकते हैं। मैं अपने पेशेंट को देख रहा हूँ तो मुझे ये चीजें कंफर्म पता है कि ये सिम्टम्स कहीं ना कहीं उसकी प्रेगनेंसी से भी ट्रिगर कर रहे हैं, जिसके कारण हाइपर हाइड्रोसिस प्रेगनेंसी को भी अफेक्ट करता है, कि वो उसकी प्रेगनेंसी होना या फिर प्रेगनेंसी होने के बाद मिसकैरेज हो जाना, एबॉर्शन होना भी हाइपर हाइड्रोसिस के एक सेकेंड, मतलब सेकेंड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस चीज पे न्यूरोथेरेपी में अगर आप जो भी लोग ज्वाइन किए हैं, न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, तो मेरा भी आप सबसे विनम्र अनुरोध होगा कि अगर आप इन चीजों को नोटिस करें, अगर ऐसा कोई पेशेंट होता है तो उसे जरूर और भी लोगों को बताएं। तो मैं भी उस केस को कर रहा हूँ, उस केस के भी बारे में आगे बताऊंगा कि वो कितने दिनों में कंसीव हो सकती है, जो लेडीज जिसको मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ अभी। और उसके साथ साथ उसकी और क्या क्या सिम्टम्स है वो कभी, जब नेक्स्ट क्लासेस कभी करूंगा, जब हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा उसके बाद मैं उसकी पीपीटी स्लाइड वगैरह बना के भी बताऊंगा। पेशेंट की केस हिस्ट्री में हम आते हैं। पेशेंट की केस हिस्ट्री जो मैंने लिखी, 5 साल की उम्र के बाद पैर से चलने में दिक्कत हुई थी, क्योंकि दाएं हाथ का ऑपरेशन किया गया था हाथ फ्रैक्चर होने के कारण। फिर दाएं हाथ की कोहनी में चोट आई, हड्डी टूट गई। उसे उस समय दवा 1 महीने चली थी, फिर कुछ समय बाद चलने में दिक्कत होने लगी, जैसे उकड़ी मार के नहीं बैठ पाना।
तो पेशेंट की जो बॉडी का जो मैकेनिज्म सिस्टम था वो हड्डियों के साथ उसकी ढांचे में बैलेंसिंग नहीं बन रही थी, चोट लगी थी, फ्रैक्चर हुआ था। और 5 साल की उम्र में बच्चे थोड़े से भी शरारती होते हैं, तो उस समय शरारती में बहुत सारे लोगों को चोट लगी थी, लगी भी होगी। तो इसे भी चोट लगी, लेकिन उस समय तक इन लोगों ने कोई दिक्कत नहीं समझी। लेकिन जब उखली मार के नहीं बैठ पाया, तब उन लोगों को समझ में आया, बच्चे के फादर्स मदर्स को, कि अब इसको सच में कोई दिक्कत हो रही है। क्योंकि हाथ का टूटना, फ्रैक्चर होना, ये आज के डेट में भी लोगों को कॉमन सी बात लगती है कि गिर गया बच्चा, चोट लग गया, इट्स ओके। लेकिन जब उकलू मार के नहीं बैठ पा रहा है, चलने में थोड़ा सा पैर बाहर हो रहा था, इन सब चीज के कारण पेशेंट ने आगे इलाज कराना शुरू किया। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, तो कुछ डॉक्टरों ने कह दिया कि नस का ग्रोथ नहीं हुआ है। नसों का ग्रोथ अगर नहीं हुआ है, जिसके कारण ये बैठ नहीं पा रहा है, दर्द हो रही है, तो ऑपरेशन करवा दिया गया। ऑपरेशन करने को कहा गया, ऑपरेशन किया गया, पेल्विक बोन का देखा गया, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस नसों की ग्रोथ नहीं है। ऑपरेशन जो किया गया था वो एक्चुअली बहुत छोटा सा ऑपरेशन किया गया था, क्योंकि उसके पेल्विक बोन की एज पे उसको गठान जैसी फील होती थी। तो डॉक्टरों को लगा कि ये जो छोटी सी गांठ बन रही है, इसके कारण नर की नसें ट्रिगर कर रही है, तो डॉक्टरों ने उस छोटी सी गांठ को ऑपरेट करके हटाया था। और वैसा कोई बहुत ज्यादा ऑपरेशन नहीं हुआ था, छोटी सी गांठ हुई थी, लगभग आप कह सकते हो अंगूठे के नाखून जितनी गांठ थी उस समय पेशेंट को, जो डॉक्टर पेशेंट ने मेरे को बताया था। तो उसको ऑपरेट करके हटाया गया था। उन्हें डाउट थी कि इसके कारण में भी इसका इफेक्ट हो सकता है, तो उस चीज को हटाया गया। लेकिन पेशेंट को दिक्कत क्या थी कि जब वो बैठता था तो कट कट की साउंड आती थी। और इन सब में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था कि उसके पैर और हाथ हमेशा ठंडे रहते थे। इवन उसे बुखार भी आ रहा होता था ना, तो उसके हाथ और पैरों का टेम्परेचर हमेशा कम फील होता था। और कॉपियां गीली होती थी, जो कि मैंने आपको सिम्टम्स में बताया। पेशेंट ने मेरे से इसी चीज के लिए कांटेक्ट किया था कि उसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कॉपियां वगैरह लिखने में। सेकंड चीज, उसको एक और प्रॉब्लम था कि उसे बैठने में घुटने से जो कट कट की आवाज आती थी, वो चीजें भी थी। तो मैंने दोनों चीज को कवर किया। बेसिक मेरा टारगेट था यहाँ पे हाइपर हाइड्रोसिस को ठीक करना। तो उसी चीज को ध्यान में रख के मैंने ये पीपीटी बनाई है। मैंने जब पेशेंट को डायग्नोस किया था, तो इसमें मुझे एक चीज ये मिला कि पेशेंट के राइट रिंग फिंगर का पेन नहीं था, लेफ्ट रिंग रिंग फिंगर का पेन था। लिवर जीरो में पेन मेरे को नहीं मिला, म्यूकस जीरो का पेन मिला, क्योंकि ये नेचर में एसिडिक जा रहा था। क्योंकि हड्डियां कमजोर थी, हड्डियों में डीजनरेशन हो रहा था, इसलिए एसिडिक नेचर में जा रहा था। बट इसके साथ साथ गैस ऑनली और गैस आई दोनों के पॉइंट में दर्द था। भूख लगती थी, लेकिन भूख लगने के बाद खाया पिया उसे बहुत अच्छे से नहीं लगता था। भूख लग रही थी, खाना खा रहा था, लेकिन खाना पचने के बाद एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, इसलिए गैसाई का ज्यादा पेन था। अब उसके पेन पॉइंट में भी पेन मिला था। गॉल स्प्लीन लिवर म्यूकस में अगर कनेक्ट किया जाए, तो ये चीजें मिल रही थी। इसके साथ साथ बच्चा था, तो मैंने जो नोटिस की थी एक्चुअली उसके पैल्विक बोन पे, जब मैंने नोटिस किया था, जो उसने बताया कि उसके पैल्विक बोन पे छोटी सी गठान की जो सर्जरी हुई थी, उसके कारण मुझे उसके फॉलिक एसिड वाले राइट साइड वाले पॉइंट पे बहुत स्लाइटली सा पेन फील हुआ। और लेकिन उसे B12 का पेन बहुत स्लाइटली सा मुझे फील हुआ, कि वहां पे हार्डनेस थी। हार्डनेस के लिए ही मैंने वहां पे सिंगल 1+ का कनेक्ट किया है। तो ये मैंने जो डायग्नोस किए थे अपने अकॉर्डिंग, ये पेन पॉइंट भी मैंने इसमें शेयर किए हैं। और मैंने जो ट्रीटमेंट दिया था, ये ट्रीटमेंट चार्ट है। ट्रीटमेंट चार्ट से पहले मैं इसकी लॉजिक पे आऊं, उससे पहले मैं आपको रिपोर्ट बता दूं। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी था, एसिडिक नेचर के कारण पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन था, जिसके चलते उसके स्टूल बहुत अच्छे से क्लियर खुल के नहीं होते थे। इस चीज में मैंने सिर्फ नॉर्मल, अजय नॉर्मल की जगह मैंने अजय नॉर्मल फॉर्मूला ही यूज किया था। और वो फॉर्मूले की लॉजिक में मैं आगे बताऊंगा। तो उससे कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को 5 दिन में लगभग लगभग क्योर हो चुका था। स्टिफनेस जो पेल्विक बोन में थी, वो 10 दिन के आते आते वो बिल्कुल, पेशेंट को बिल्कुल रिलैक्स हो गया था, कि उसके पेल्विक बोन के मसल्स जो स्टिफनेस थी, टाइटनेस थी, वो ठीक हो चुकी थी। नी का जो पेन था, जो घुटने से बैठने के बाद कटकट की आवाज आती थी, लगभग 12 ट्रीटमेंट देने के बाद जो कटकट की साउंड आती थी, वो 5 से 6 बार बैठने के बाद 1 या 2 बार आती थी। और उसका हाइपर हाइड्रोसिस जो था, वो 14 ट्रीटमेंट देने के बाद लगभग लगभग 100% तक कहा जाए क्योर कर चुका था। और उसके ये पिक्चर्स हैं कि ये पेशेंट जब मैं पेशेंट को फर्स्ट टाइम विजिट किया था, तो उस समय की उसकी कंडीशन ये थी।
जिस समय मैं पेशेंट को देखा था उस समय मैंने पेशेंट की फोटो ली थी। और ये फोटो उस दिन की है जब पेशेंट को रात में, मैं शाम में लगभग 7 साढ़े 7 बजे के लगभग मैं पेशेंट को देखा था, तो ये नाइट की फोटो है। और जब पेशेंट ठीक हो गया, 14 ट्रीटमेंट मैंने दिए, उसके बाद 15वें दिन जब मैंने बात की, अब कैसा लग रहा है, तो मेरे ध्यान में आया कि मैं इसकी फोटो लेना भूल गया। फिर मैं उसके घर जाकर मैंने फिर वापस उसके घर पे जाकर उसे घर से बाहर बुलाया, वो घर के बाहर आया। और आने के बाद फिर मैंने उसकी फोटो ली, तो इसमें मुझे एक चीज जो फाइंड आउट आया, इसमें पसीने तो बहुत दिख रहे होंगे आपको, इसमें पसीने बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो यहाँ पे जो हथेली का ये वाला जो एज है, इसमें आपको थोड़ा लिटिल बिट यहाँ डार्कनेस नजर आएगा। मैंने जब इस चीज के बारे में पूछा कि इस पे हल्का सा डार्कनेस कैसे आया, तो उसने बोला कि सर एक्चुअली कल गिर गए थे तो उसमें हाथों पे थोड़ा सा चोट लगी थी मुझे। बेसिक इसमें ये चीजें हैं कि गिरने के कारण यहाँ पे चोट आई। अगर हाइपरहेडोसिस होता, अगर ये चीजें ठीक होती, तो ये चीजें दोनों में ट्रिगर करनी चाहिए। सिर्फ चोट लगने के कारण स्लाइटली हल्का सा यहाँ पे ये पेन उसको फील हो रहा था, तो इस जगह पे पेन फील हो रही थी, तो मैंने पेशेंट को सिर्फ वन थाइमस का ट्रीटमेंट बताया था। सिर्फ और सिर्फ वन थाइमस, 3 टाइम्स लेफ्ट 3 टाइम्स राइट। और वन थाइमस मैंने बोला एक बार रात में करना, एक बार सुबह करना। फिर उसके बाद ये जो स्लाइटली हल्का सा ब्लैकिश है, इसका पेन भी पेशेंट को चला गया था। तो ये पेशेंट की बिफोर एंड आफ्टर की रिपोर्ट है। इस चीज में मैंने एक चीज खास की थी, जो मैं आपको बताऊं, ट्रीटमेंट के लॉजिक से पहले मैं क्या यूज किया। मैंने पेशेंट को ना 6 मेडुला का ट्रीटमेंट करने के लिए भी बोला था, कि आप पेशेंट को, मतलब फादर आए हुए थे, मैंने उनको सिखाया था कि आप दिन में 2 बार अगर पॉसिबल है तो ट्रीटमेंट कीजिए। सिर्फ 12 बार रबिंग करनी है सिंगल अंगूठे से। मैंने बहुत अच्छे से बैठाकर उनके फादर को, उनके पापा को सिखाया कि आप 6 मेडुला का ट्रीटमेंट कैसे प्रॉपर वे में दे सकते हैं। तो फिर पेशेंट ने भी 6 मेडुला का ट्रीटमेंट खुद से करने के लिए ट्राई किया, लेकिन मैंने कोशिश कहा कि कोशिश यही करना है कि आप एज अ गार्जियन हैं तो उनको दें। बच्चे कुछ नकल करेंगे कि लेके ऐसे 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 कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं, एक प्रॉपर वे में करना था। तो 6 मेडुला का ट्रीटमेंट जो था वो मैंने पेशेंट को, पेशेंट के फादर को सिखाया था 2 टाइम्स करने के लिए, मॉर्निंग और इवनिंग। क्योंकि टेम्परेचर का ही बेसिक लॉजिक था कि सिग्नलिंग सिस्टम कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो सिग्नलिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के साथ साथ हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी थी, उसे भी मैसेज मिलना चाहिए, ताकि वो रिटर्न काम करने का जो सिग्नल है वो बंद कर दे। इसलिए मैंने 6 मेडुला को यहाँ पे यूज किया था। और इस पीपीटी को मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस पीपीटी को शेयर करने के लिए पेशेंट की डिक्लेरेशन हमारे पास है, जो मैंने लिया था। क्योंकि कभी भी किसी भी पेशेंट की केस हिस्ट्री को आप कभी भी किसी जगह पे सबमिट करते हैं या ओपनली पब्लिश करते हैं, तो पेशेंट की डिक्लेरेशन आपके पास जरूर होनी चाहिए, पेशेंट का परमिशन, कि आप उसका नाम, उसकी डिटेल्स आप कहीं शेयर कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ अपने फाइनल पॉइंट्स पे, कि हमने जो ट्रीटमेंट लॉजिक लिया था वो किस लिए लिया था। अब इसमें इस ट्रीटमेंट को मैंने स्टार्ट किया था 8 नवंबर 2025 को। इसमें मैंने सबसे पहले जो ट्रीटमेंट यूज किया था ना, वो 6 टो फिंगर यूज किया था, बेसिक माइल्ड एक्टिवेशन ऑर्गन का। कि मैंने पहले छोटे से ऑर्गन्स को एक्टिवेट, सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट किया, कि इट्स ओके, नॉर्मल फंक्शन को हमें काम करना है। इसके बाद मैंने अजय नॉर्मल यूज किया था, जैसा मैंने पिछली बार बताया। मैंने यहाँ पे नॉर्मल अजय नॉर्मल नहीं यूज करके मैंने अजय नॉर्मल यूज किया, ताकि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस अच्छा हो जाए। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस अच्छा हो जाएगा तो ज्यादा बेटर होगा। और यहाँ पे मैंने एक ट्रीटमेंट यूज किया था, WA हेपरिन, सॉरी उससे पहले बता दूं, इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट था, ITF। क्योंकि ITF, मुझे ये चीजें पहले से पता थी कि पेशेंट ने ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिन खा रखी थी, तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण ये चीजें होती है। तो मैंने ITF इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट फॉर्मूला यूज किया था। और मैंने एक चीज यूज की थी, WA हेपरिन। मैंने इसमें WA हेपरिन जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, और अलग से A हेपरिन यूज करते हैं, मैंने दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे यूज किया था, WA हेपरिन। WA हेपरिन मैंने कंबाइन इसलिए किया था क्योंकि पैरों से पसीना ज्यादा आता है, लोअर साइड बॉडी में कॉन्स्टिपेशन थी, तो नाभि के नीचे के दर्द को निकालने के लिए हम WA हेपरिन यूज करते हैं। पेशेंट का नेचर एसिडिक था, तो फिर मैंने दोनों को कंबाइन यूज किया था। 6 WD, 8 पेन, 7 लिवर, 8 चेस्ट ओनली, 1 एसिड, 4 लेफ्ट चेस्ट ओनली, और 6 ADR मैंने यहाँ पे यूज किया था। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। WA हेपरिन जो मैंने कंबाइन में यूज किया था,
6 WD, 8 pan, 7 liver, 8 chest only, 1 acid, 4 left chest only, और 6 ADR। इसके बाद मैंने 3 रमन और पार्कू का ट्रीटमेंट दिया बॉडी के पेरिटोनियम लेयर को ठीक करने के लिए, कि ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन था। कॉन्स्टिपेशन होने के बाद पेशेंट को गैस और एसिडिटी की भी फीलिंग हो जाती है, ऊपर से पेरिटोनियम चढ़ा हुआ होता है। तो मैंने पेरिटोनियम को बैलेंस किया और पार्कू दिया, ताकि बॉडी का जो पेरिस्टोलसिस मूवमेंट है वो भी एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि पेरिस्टोलसिस मूवमेंट जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसका असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम, इसके बीच में जो दोनों ज्वाइंट है असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों के बीच का जो ट्रांसवर्स कॉलम का ज्वाइंट है, जिसको हम एक्टिवेट करने के लिए पार्कू देते हैं। बेसिक प्रॉब्लम जहां तक मैं अभी तक समझ पाया हूँ, कॉन्स्टिपेशन होने के कारण इसी 2 पॉइंट्स पे ज्यादा होते हैं। डिसेंडिंग कॉलम और सिग्मोइड्स कॉलम पे कम होता है, दोनों इसी कॉर्नर पे ही ज्यादा होते हैं। डिसेंट्री होगा तो भी आपके राइट साइड के कॉर्नर पे, और अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो लेफ्ट वाले कॉर्नर पे ही ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे डाउन और ट्रांसवर्स दोनों का इस तरह का सिग्नलिंग बनता है। तो ये जो एज आती है, ये एज ही जहां तक मैं समझ पाया हूँ कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर होता है। क्योंकि इस चीज से मैं रिलेट करता हूँ, जो लॉजिक मैं समझता हूँ, मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि किसी भी चीज को एज अ फिजिकल एक्टिविटी में जो हमें फील होती है उस चीजों से को रिलेट करूं, ताकि हमारे नजरों के सामने वो चीज आए तो हमें उस चीजों को रियल में एहसास कराती जाए, हम भूल नहीं जाएं। हमारी सबसे बड़ी एक कमजोरी होती है ना, हमने एक चीज को अभी तो समझा, ठीक है, ओके, कल समझा, परसों समझा, लेकिन अगले 3rd डे, 4th डे या 7th डे के बाद हम वो चीजें भूल जाते हैं। उन चीजों को अगर हम अपने रियल लाइफ के प्रैक्टिकल से कनेक्ट करें ना, तो हमें ये चीजें बहुत अच्छे से याद रहती है। तो जैसे आपके घरों में पानी की अगर आउटसोर्स की ना, तो पानी की आउटसोर्स जब जेड का फॉर्म बनाएगी या एल का फॉर्म बनाएगी, तो एल वाले ज्वाइंट पे कचरे जमा होते हैं, जिसके कारण आगे पानी का फ्लो कम हो जाता। तो मैंने भी ये चीज नोटिस की है, जहां तक कि अगर डिसेंडिंग कॉलम और ट्रांसवर्स कॉलम का जो ज्वाइंट आता है उस पे अगर आपका ज्यादा दिक्कत होगी, तो ही आपको प्रॉब्लम ज्यादा आगे बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होगा। और कॉन्स्टिपेशन इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर विटामिन के का फॉर्मेशन होता है। विटामिन के के फॉर्मेशन के साथ जो प्रॉब्लम आ सकती है वो कचरे को जमना है, यानी कि ब्लड का क्लॉट कराना काम होता है। तो वहां पे क्लॉटिंग ट्रिगर जम सकते हैं, ऐसा मैंने महसूस किया है। अब आते हैं इस पे आगे। ऐसे तो बातें बहुत सारी आती है, आप बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट लोग हैं, आप भी अपना जरूर अपना अनुभव शेयर कीजिएगा ग्रुप में, कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको फीडबैक देना हो तो जरूर दीजिएगा। बाद बाकी हम अपने टॉपिक पे हैं। मैंने अजय नॉर्मल बता दिया, WA हेपरिन बताया। अब इसके बाद जो मैंने एक ट्रीटमेंट यूज किया था नेक्स्ट डे, विड्रॉवल ट्रीटमेंट। विड्रॉवल ट्रीटमेंट मतलब विड्रॉ करना, उसके शरीर में जितनी सारी मेडिसिन और जो प्रॉब्लम चल रही थी, अनवांटेड चीजें जो हो रही थी, उसको विड्रॉ मैंने किया था। यानी कि मैंने सोचा कि अगर इसकी बॉडी के ब्लड्स में ये सारे टॉक्सिन्स अगर जमा हैं तो उसे बाहर निकालना चाहिए। अगर नहीं निकलेंगे तो मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट बॉडी में कहीं ना कहीं किसी भी जगह पे है तो वो बाहर नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम के साथ मैंने इस दिन किडनी क्लियर ट्रीटमेंट भी यूज किया था। विड्रॉ किया तो ब्लड से निकलनी चाहिए, किडनी के थ्रू फिल्टर होना चाहिए। दैट मीन्स तो मैंने किडनी क्लियर ट्रीटमेंट बहुत यूनिक वे में सोच कर यूज किया, और मैंने यहाँ पे 3 वाला किडनी क्लियर यूज किया था, 3 वाला। अब उसके बाद 8 और 9 के बाद मैंने ट्रीटमेंट दिया, तो पेशेंट 10 और 11 को नहीं आया मेरे पास, 12 को आया। 2 दिन के लिए वो छुट्टी पे चला गया। तो 12 को जब मेरे पास पेशेंट आया तो फिर मैंने उसके सिस्टम को फिर से वापस रीएनालिसिस किया। रीएनालिसिस करने के बाद अब मैंने ट्रीटमेंट जो यूज किया, इसमें मैंने सिर्फ 6 2 फिंगर, 30 मेडुला, अजय नॉर्मल, नॉर्मल अजय नॉर्मल नहीं, मैं अजय नॉर्मल यहाँ पे यूज किया हूँ। अजय नॉर्मल, विड्रॉवल ट्रीटमेंट, पॉइंट लीवर इंटू 6, न्यूट्रल ट्रीटमेंट, लार्ज फॉलिक ब्लैक और ऑर्गन क्लियर। लार्ज फॉलिक ब्लैक यानी कि 1 gas only 6 point, 1 gas I 6 point, 2 right ovary, 8 right Parco, 3 gall, 7 liver, 8 left Parco। मैंने ये फॉर्मूला माइल्ड वाला यूज किया था। इस ट्रीटमेंट को देने के बाद पेशेंट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी हुई, क्योंकि सिग्नलिंग सिस्टम के लिए विटामिन B12 होना बॉडी में जरूरी है, और लार्ज फॉलिक ब्लैक में विटामिन B12 ऑलरेडी आता है।
जिसके कारण पेशेंट को स्ट्रेंथ मिलना शुरू हुआ। और स्ट्रेंथ मिलने के बाद पेशेंट को जो मैंने ट्रीटमेंट यूज किया है वो वही इसी कॉन्सेप्ट में यूज किया है। उसके बाद फिर मैंने एक ट्रीटमेंट ऐड किया था, बोन मैट्रिक्स। बोन मैट्रिक्स, आप इस जो मैंने ट्रीटमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट यूज किया है ना, आप इसकी एक अच्छे से फोटो ले लो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ना अलग अलग डेज पे मैंने यूज किया है। अगर मैंने लार्ज फॉलिक ब्लैक यूज किया है तो अगले 2 दिन तक फिर मैंने लार्ज फॉलिक ब्लैक दिया भी नहीं है, 2 से 3 दिनों तक। क्योंकि एक बार लार्ज फॉलिक ब्लैक दिया तो उसकी बॉडी पे इफेक्ट 3-4 डेज तक रहती है, छोटे वाले में। क्योंकि गुरुजी ने हमेशा ये चीजें बताई है, और मुझे भी कुंदन सर ने भी बताया है कि गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि माइल्ड ट्रीटमेंट का जो कॉन्सेप्ट उन्हें मिला था वो पल्स पोलियो ड्रॉप्स की मुहिम से, जो भारत सरकार चलाती थी, उससे मिला। पहला ड्रॉप छोटा, दूसरा ड्रॉप उससे भी छोटा, तीसरा और भी छोटा। तो तीसरे जो सबसे वाले छोटे ड्रॉप होते थे उसका इफेक्ट बहुत लंबा होता था। तो उसी तरह से माइल्ड ट्रीटमेंट जो दिया जाता था छोटा वाला, उसका इफेक्ट अच्छा आता था। तो मैंने लार्ज वाली ब्लैक जो माइल्ड दिया उसे 3-4-5 दिनों के गैप पे फिर मैं दी हूँ। मैंने यहाँ पे एक बोन मैट्रिक्स फार्मूला यूज किया है। बोन मैट्रिक्स फार्मूला जो होता है वो 125 BCC जो हम फार्मूला देते हैं उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा फार्मूला यूज किया जाता, जो बोन मैट्रिक्स होता है। और बोन मैट्रिक्स मैंने बोन के कैल्शियम अच्छे वे में मेटाबोलाइज करने के लिए यूज किया था, क्योंकि बच्चों को हड्डियों की प्रॉब्लम थी। और एक कॉन्सेप्ट मेरा अपना ये भी था कि अगर हड्डियां सही से काम कर रही है, कैल्शियम शरीर में अगर अच्छे से काम कर रहा है, तो वो एक्सेस पानी को एब्जॉर्ब कराने का भी काम करेगा। मतलब बॉडी के सिग्नलिंग सिस्टम को मजबूत करेगा कि वो एक्सेस ग्लैंड से पसीने का सिक्रेशन कम करा सके। मेरा कॉन्सेप्ट ये था करने का, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे बोन मैट्रिक्स फॉर्मूला यूज किया था। एक मैंने फॉर्मूला इसमें यूज किया है, न्यू जीन्स 3। न्यू जीन्स 3 इसलिए यूज किया क्योंकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी था, मैंने यहाँ पे बताया आगे। WA हैपरिन जो यूज किया था उसी कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे मैंने न्यू जीन्स 3 फॉर्मूला यूज किया है, इस ट्रीटमेंट के बीच में डाला हुआ है। मैं दिखाऊं, न्यूट्रल 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 आर्टफॉलिक फ्लैग, किडनी क्लियर न्यूट्रल, विड्रॉवल 125 BCC, यहाँ ये 24 नवंबर, इस दिन मैंने न्यू जीन्स 3 फॉर्मूला माइल्ड यूज किया था। इस दिन मेरे का देने का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ये चीजें ठीक हो गई है और बच्चे के ये, अगर इन केस जेनेटिक रीजन से भी कोरिलेट करता है कि ये बच्चे के जेनेटिक में भी होगा, जिसके कारण ये बाद में हाइपर हाइड्रोसिस कन्वर्ट हुआ, तो उस चीज को मैंने ध्यान में रख के एक दिन न्यू जीन्स 3 फॉर्मूला यूज किया। यानी कि 3 पेन 1 WD 2 चेस्ट ओनली 20 राउंड, सॉरी 5 राउंड एरो। ये कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया। ITF इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट फॉर्मूला मैंने यूज किया था, ब्लड से साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन के साथ इन्फ्लामेटरी डिजीज को रिड्यूस कराने के लिए। रिमेन बोन मैट्रिक्स मैंने बताया, किडनी क्लियर ट्रीटमेंट भी मैंने बताया। किडनी क्लियर ट्रीटमेंट इस कॉन्सेप्ट पे यूज किया था क्योंकि जो विड्रॉ कर रहे हैं ब्लड से सारी टॉक्सिन्स के, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स को, उसको बाहर निकालने के लिए किडनी क्लियर यूज किया। तो ये ट्रीटमेंट ही मैंने बेसिक, जो ट्रीटमेंट मैंने यूज किया ये सिंपल बेसिक सा ट्रीटमेंट है, बस उसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने अल्टरनेट डे पे यूज किया है, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन, क्योंकि मैं माइल्ड वे पे यूज कर रहा था ट्रीटमेंट को। और इस ट्रीटमेंट के बेसिक से कॉन्सेप्ट से ही हाइपर हाइड्रोसिस का ये जो केस था ये ठीक हुआ। और आप सबको बताऊं, ये हाइपर हाइड्रोसिस का प्राइमरी सेक्शन का केस था, जिसमें हाथ पैरों से, अंडर आर्म से ज्यादा पसीने आते थे। पूरी बॉडी पे पसीना उसको तब आता था लड़के को जब वो कभी फुटबॉल खेल कर आता था। तो फुटबॉल खेल कर आने की जो एक्टिविटी थी वो उसकी काफी ज्यादा थी, जिसके कारण शरीर पे पसीने आते हैं। तो ये मैंने उसको प्राइमरी डिवीजन पे रखा था, और प्राइमरी डिवीजन को मैंने इन छोटे से सिंपल से फॉर्मूले से ठीक किया। तो होपफुली, जहां तक मुझे उम्मीद है, आप लोगों को ये सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो। और अगर आपके कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न को भी मैं ले लूं, पहले मैं देख लूं, कुछ लोगों ने चैट पे भी डाला है। सर मुझे फेस पर बहुत ज्यादा पसीना आता है और हेड पर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, ये क्वेश्चन डाला है मंजू जैन जी ने। मंजू जैन जी, अगर आप हैं तो एक बार आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए खुद को, और अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हम्म। हेलो सर, आपके, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।
आवाज आ रही है मंजू जी? हाँ जी, आ रही है सर। हाँ बताइए, आपने क्वेश्चन डाला था चैट में कि आपके फेस पे बहुत ज्यादा पसीना आता है। हाँ जी सर, मुझे फेस पे और सिर में बहुत पसीना आता है। मुझे लेटते हुए भी कई बार पसीना आता है। उस समय आप अपना बॉडी टेम्परेचर चेक किए हैं? आपका बॉडी टेम्परेचर कैसा रहता है? नहीं सर, मैंने चेक नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, एक बार चेक करना। और दूसरी एक चीज मैं जहां तक महसूस कर सकता हूँ कि अगर कभी भी, अगर आपके माइंड में स्ट्रेस चल रहा है, अगर आप काम कर रहे हैं और बहुत थॉट प्रोसेस कर रहे हैं कि मुझे ये काम भी करना है, मुझे वो काम भी करना है, मुझे वो भी करना है, माइंड में अगर थिंकिंग पॉसिबिलिटी ज्यादा चल रही है, तो ब्लड्स की सर्कुलेशन फास्ट होंगे, और ब्लड के सर्कुलेशन फास्ट होंगे तो उससे भी पसीने आते हैं। और ये फेस पे भी आना स्वाभाविक है। तो आप एक बार इस चीज को रूल आउट कीजिए, क्योंकि हाइपरहाइड्रोसिस के केसेस पे जिस पे हम बात कर रहे हैं उसमें हाथों पैरों से ज्यादातर आता है, और उसके बाद फिर अंडर आर्म्स और फेस से आते हैं। और नॉर्मली फेस पे या माथे पे पसीना आ रहा है तो आप जिस इन्वायरमेंट में है वहां पे टेम्परेचर या तो कम होगा, या फिर ऑक्सीजन का फ्लो फेस की तरफ कम होगा, जिसके कारण ये चीजें हो सकती है। एक बार आप इस चीज को रूल आउट कीजिए, अदरवाइज आप डब्ल्यू हैपरिन, सॉरी एम हैपरिन का ट्रीटमेंट जो है वो एम हैपरिन का फॉर्मूला यूज कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। एम हैपरिन यानी ओके। कि माइंड हैपरिन। हाँ लेकिन जी, माइंड ओके। हैपरिन करने से पहले मेरा एक सिंपल सा सजेशन होगा कि आप पहले 15 मेडुला का ट्रीटमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। उसके बाद 2 मिनट का गैप देके फिर आप एम हैपरिन फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके सर। ओके। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट, ब्रजभूषण सर, मेरे पेशेंट को थायराइड है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई भी पेन पॉइंट नहीं है, उनका एज 28 है अभी, कंसीव नहीं हुई है अभी, थायराइड नॉर्मल है क्या, ट्रीटमेंट दे सकते हैं, गाइड करें, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। तो ब्रजभूषण जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ब्रजभूषण जी अनम्यूट करेंगे। जी सर। नमस्ते सर। नमस्कार। बताइए आप क्या पूछ रहे हैं? सर मैं पूछा, मेरे पेशेंट का एज 28 है, ईयर्स की हम्म। है। हम्म। उनकी शादी के अप्रोक्स 5 7 8 साल हो गया। हम्म। और थायराइड था पहले उनको, अभी तो थायराइड नहीं है। हम्म। और ये कंसीव नहीं कर पा रही है। कोई बात नहीं। अब पहली बात तो हाइपोथायराइड था, हाइपोथायराइड अभी नहीं है। ये चीजें आप को मैं बताऊं अपने अनुभव से, जहां तक मैंने महसूस किया है, अभी हाइपोथायराइड नहीं है तो इसका सिम्टम आप इंडिकेट कर रहे हो कि पेशेंट ने मेडिसिन वगैरह ली है, अपने आप को अभी ठीक वो किया है। मेडिसिन लिया उनका, 50 mg का उनका मेडिसिन चल रहा था, हम्म। जो अब नहीं चल रहा है। अब और नहीं अभी चल रहा है। इन्होंने जांच कराया तो नॉर्मल है। जी जी। अभी वही जांच मैं कराया तो बताना चाह नॉर्मल रहा है। हूँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मेडिसिन लेने के बाद थायराइड अभी सिस्टम पे काम कर रही है, लेकिन जब तक मेडिसिन चल रही थी इस समय तक शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छे वे पे काम नहीं कर रहा था। नहीं कर रही। उस चीज को मेंटेन करने के लिए सिर्फ ऊपर से सप्लीमेंट दिया जा रहा था। और हमारी बॉडी का जो सिस्टम है ना, ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि अगर आप किसी भी चीज को ओरली एज अ फूड से भी इंटेक करते हैं ना, तो बॉडी का सिस्टम इस चीज को बहुत अच्छे से जज कर पाता है कि ये सिस्टम से जो आ रहा है, यानी कि फूड के रूप में जो आ रहा है केमिकल, ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। अगर नेचुरल है तो बॉडी उसको इनटेक करती है 80-20 के रेशियो में। न्यूरोथेरेपी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुरुजी ने ये प्रिंसिपल भी दिया है कि बॉडी का 80 और 20 का रेशियो चलता है, कि राइट किडनी 80% एल्कली फिल्टर करेगी तो 20% एसिड को भी करेगी, ऐसे करेगी। लेफ्ट 80% एसिड करेगी तो लेफ्ट 20% एल्कली को भी करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे डाइजेशन पे भी लागू होता है। अगर आप नेचुरल चीज इंटेक कर रहे हो तो उसका 80% हिस्सा तक एब्जॉर्ब हो जाएगा, 20% वो वेस्ट के रूप में बाहर आएगा। बहुत तेज खुलकर भूख लगी है तो वो एब्जॉर्ब होगा, 5% तक वेस्ट आएगा। इन जनरल सिनारियो 80-20 के रेशियो में ये चलता है। 80-20 के रेशियो में जब आप आउटर केमिकल से बनी हुई चीजें जब डाल रहे होते हो पेट में ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ 20% ही एब्जॉर्ब हो सकती है, 80% प्लस आउट होगी।
आपने जब मेडिसिन ली मेंटेन करने के लिए, तो बॉडी के सिस्टम पे सारी चीजों की डिफिशियंसी हुई, क्योंकि थायराइड को मास्टर मिस्त्री कहते हैं ना, मुख्य मिस्त्री, जिसके कम काम ठीक करने है। से बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी उनका अगर थायराइड ठीक है, तो उसके पहले जो और भी कमियां रह गई है, उन सब चीजों को सुधार कीजिए, उनका पेन पॉइंट डायग्नोस कर लीजिए, पेन पॉइंट डायग्नोस के अकॉर्डिंग उनके पूरे बॉडी के सिस्टम को ठीक कीजिए। सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। बिना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक किए हुए उनकी बॉडी का हार्मोनल सिस्टम भी नहीं ठीक होगा। जब हार्मोनल सिस्टम ठीक होगा, देन वो प्रेगनेंसी कंसीव कर जाएंगे। लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए उनका जो मेल पार्टनर है, उनके भी आपको रूट काउज देखने पड़ेंगे, कहीं उनमें इंसोम्निया वगैरह तो नहीं है। ये चीजें भी देखना पड़ेगा। अगर कंफ्यूजन लगे तो फिर आप रिपोर्ट्स वगैरह व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो फिर मैं उसमें भी देख के आपको बता पाऊंगा। ठीक ठीक है। है। ओके सर। ओके, ओके। थैंक यू। अनिल भटेजा जी, आपने हैंड राइज किया है, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आ, मेरे को पसीना बहुत आता है, गर्मियों में गर्मी बहुत लगती है। और पसीना पूरे तकरीबन मुझे लगता है पूरे शरीर से ही आता है। और मेरे जो डार्क कलर के अकॉर्डिंग कपड़े होते हैं वो भी वाइट, मतलब पैचेस से आ जाते हैं, लाइनें वाइनें। बिल्कुल, वो चीज तो होगा, स्वाभाविक है, गर्मियों में वो चीज होनी चाहिए। अगर गर्मियों में अगर हमारे स्मेल शरीर से पसीना, बता रहा हूँ, स्मेल अगर स्मेल भी गर्मियों बहुत से, आती है। बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ, अगर गर्मियों में हमारे शरीर से पसीना नहीं निकल रहा है ना, दैट मीन्स आपकी बॉडी का टॉक्सिन इंटरनल जमा हो रहा है। पहली चीज कि अगर पसीना आ रहा है तो शरीर अपने आप को फिल्टर करके साफ कर रही है। सेकंड चीज, अगर आपकी किडनी का फंक्शन प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा है, आप पानी कम पी रहे हैं गर्मियों के मुकाबले, तो भी आपके पसीने में स्मेल ज्यादा आएगा। मैंने सेशन में एक चीज बताई कि आप स्वेट का एनालिसिस अपने यूरिन से कराएंगे, तो वो ऑलमोस्ट आपको सेम पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन पे आएगा। तो अगर आपकी किडनियां सही से काम नहीं कर रही है, किडनी को प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है, तो बॉडी पहले टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहती है। ऐसा नहीं लगे कि लू लग जाए, शरीर कूल डाउन होने के बजाय चिल डाउन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पसीने जो आएंगे ना, वो गर्मियों में आदमी पेशाब करने के लिए कम जाता है, पसीना ज्यादा निकलता है। तो इस रीजन के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो मे भी आपके साथ ये हो सकता है कि आपकी बॉडी का किडनी का फंक्शन थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, इसके कारण स्वेट से स्मेल ज्यादा आएगा। तो आप अपने आप को हाइड्रेट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस डाइट में नमक थोड़ा कम लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आवाज आ रही है? ठीक है सर, थैंक यू। ओके। और कोई और कुछ मतलब कुछ अलग से ट्रीटमेंट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है? नहीं, ट्रीटमेंट अगर आप करना चाहें इस चीजों में ना, तो आप पहली बात, आप पानी को ज्यादा पिएंगे, पानी हाइड्रेट करेंगे अपने आप को, तो बॉडी का सिस्टम पहले क्लीन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक बार अपना डाइजेशन चेक कर लीजिएगा, कहीं आपको दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि ये सिस्टम की प्रॉब्लम तब आ सकती है जब आपका डाइजेशन खराब होगा और बी 12 का सिग्नलिंग सिस्टम कमजोर हो जाएगा। इसी के डाइजेशन मेरा कारण ये ठीक लग प्रॉब्लम नहीं रहा, आएगी। ठीक नहीं लग रहा मुझे। मैंने काफी ट्रीटमेंट लिए हैं लेकिन वो इम्प्रूव नहीं हो रहा। बहुत सारे ट्रीटमेंट है सर न्यूरोथेरेपी में, अगर आपको लगे कि नॉर्मल है या यूरिन लेने के बाद ये चीजें नहीं काम कर रही है, तो बहुत सारे केसेस में मैं ट्राई करता हूँ जीवन धारा ट्रीटमेंट का। जीवन धारा ट्रीटमेंट आप यूज करेंगे तो जीवन धारा ट्रीटमेंट आपको बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि उसमें किडनी क्लियर और न्यूजेंस 3 भी माइल्ड वे में आता है ना। तो आप जीवन धारा एक बार ट्राई जरूर करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू। या ओके। स्वर्णलता जी, आप अनम्यूट कर लो, आपने हैंड राइज किया है। सर मेरे जानकारी में जो एक मेरी बहन है उसको हाइपर हाइड्रोसिस का जो साथ साथ ना और कुछ symptom है, जैसे पीरियड आना है तो बहुत ही ज्यादा। स्वर्णलता जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। सर अब ठीक है? अभी क्लियर है। सर तो हम ये कह रहे थे कि मेरी जानकारी में जो हाइपर हाइड्रोसिस का केस है, अ, वो लगभग 20 साल की लड़की, नहीं 22 साल की लड़की है। और हम्म। उसको हाथ और पैर में पसीना आता है, साथ ही साथ हम्म। उसको सिम्टम है कि जब पीरियड जब आता है ना उसको तो इतना पेन होता है कि उसको टैबलेट खाना पड़ता है। और पीरियड के लास्ट डेज में उसको थक्का थक्का जैसा आता है।
कोई नहीं, आप उनका एक बार डायग्नोसिस कीजिए बेटर वे में, क्योंकि विदाउट डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक किए आप इसको नहीं कर पाएंगे। उनका हार्मोनल सिस्टम का भी इशू है, तो बेटर होगा उनका डाइजेशन का ट्रीटमेंट अगर आप स्ट्रेट करेंगे पहले, तो ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। हार्मोनल सिस्टम भी इसमें बहुत अच्छे से काम करेगा, लेकिन पहले डाइजेशन ठीक करना आपको जरूरी है। जब तक डाइजेशन ठीक करेंगे तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो फिर हार्मोनल सिस्टम पे काम करेंगे। और हाइपर हाइड्रोसिस मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर से कनेक्टेड होता है। मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर कनेक्ट होगा तो बॉडी के सारे सिग्नलिंग सिस्टम कमजोर हो जाएंगे। तो डाइजेशन ठीक कीजिए, मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा, उसके बाद हार्मोनल ठीक हो जाएगा, तो ये चीजें कंट्रोल कर जाएगी। मैंने ट्रीटमेंट बहुत सारी बताए जो मैंने किया है, आप चाहें तो उस ट्रीटमेंट को हाँ भी, प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। अदरवाइज डाइजेशन के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट खुद से भी सेट कर सकते हैं। कंफ्यूजन लगे तो आप मेरे को मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। सर एक चीज ये पूछना है कि सनलाइट में आते के साथ जब स्किन में रैश होने लगे, पिगमेंटेशन निकलने लगे, तो फिर वो सनलाइट कैसे लेंगे विटामिन डी के लिए? सनलाइट में आप जा रहे हो और पिगमेंटेशन आ रहा है, दैट मीन्स स्किन के नीचे की फैट टिश्यू जो है ना वो बर्न कर रही है। आपकी बॉडी हाँ। में फैट का डाइजेशन ही सही नहीं होगा। अच्छा। स्किन के नीचे भी हमारी फैट की लेयर होती है, टिश्यू होती है। ऐसा नहीं है हाँ। कि सिर्फ स्किन है और स्किन के नीचे ब्लड है, नहीं, स्किन के नीचे भी एक पतली फैट की लेयर होती है, जिसके कारण हम्म। ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। अगर वो हम्म। फैट की लेयर नहीं बनी है, दैट मीन्स आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपको वो स्किन पे पिगमेंटेशन आएंगे ही आएंगे, स्वाभाविक रूप से आएंगे। तो पहला डाइजेशन ठीक कीजिए ना, न्यू गोल्ड ट्रीटमेंट ट्राई कर अच्छा। लीजिए, यूडीएफ ट्रीटमेंट के साथ न्यू गोल्ड ट्रीटमेंट ले लीजिए, उससे आपको ज्यादा अच्छा आराम आ जाएगा। उसके बाद जब वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू 7 दिन तक ले सकते हैं, तो उसके बाद हम्म। आपको खुद एहसास होगा कि हाँ हमारा फैट अच्छे से हो गया। फैट डाइजेस्ट अगर अच्छे से होगा तो इसका सिंपल सा एक आप कॉन्सेप्ट में ये ध्यान रख सकते हैं कि फैट अगर डाइजेस्ट हो रहा है तो आपकी पॉटी में स्मेल नहीं आएगा। हम्म। दूसरा चीज, पॉटी अगर होगी तो पॉटी का जो टेक्सचर होगा वो पके हुए केले के जैसा आएगा, वो फटा फटा हुआ जैसा बदबूदार नहीं करेगा। जैसे हम्म। फटा हुआ कहने का मतलब, पॉटी थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी अलग, टूटी टूटी हुई जैसे आएगी। जैसे हम्म। कुछ सब्जियां को अगर, जैसे मान लो अभी गर्मियों का सीजन है, खीरा है ना, तो खीरे को अगर आप रोड में पटकते हो बहुत जोर से तो वो फटता है, फैल जाता है। तो इस तरह से पॉटी अगर फटी हुई आएगी बाहर, तो अभी आपका फैट नहीं पच रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, तो ये बिल्कुल आसानी वे में हो जाएगा। बाद बाकी अगर जरूरत लगे तो उसके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंडीशन जो होगी वो आप भेज दीजिएगा, फिर देख के भी आगे ठीक। बता दूंगा। ठीक है। ओके। गुरु अच्छा, एक प्रश्न है हमारा कि गुरु जी ने स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने के लिए थ्री स्वेट का प्रयोग किया गया था, तो आपने इसमें थ्री स्वेट का क्यों नहीं प्रयोग किया? कौन बोल रहे हैं? हम नवीन निश्चल बोल रहे हैं। नवीन निश्चल जी। हाँ, आपका क्वेश्चन सही है। गुरुजी ने स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए थ्री स्वेट दिया है, मैंने स्वेट ग्लैंड को यूज नहीं किया। बिना यूज किए ही मुझे इन चीजों से रिजल्ट जब मिलना शुरू हो गया, तो मैं स्वेट ग्लैंड को एक्सेस एक्टिवेट नहीं करना चाहा। रीजन दूसरा ये भी है कि स्वेट ग्लैंड ऑलरेडी एक्सेस काम कर रही है, अगर हम उसको एक्टिवेट करेंगे तो पसीना और ज्यादा निकलेगा। जब कोई ग्लैंड अगर ज्यादा काम कर रहा हो तो उस ग्लैंड को हम वापस एक्टिवेट नहीं करते। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के मैंने उस चीज को नहीं किया। होपफुली नवीन जी आपको इसका आंसर सेटिस्फैक्टरी लगा हो। नाइस है, नाइस लॉजिक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो हाइपर हो या हाइपो हो, तो हम्म। उस स्थिति में उस ग्लैंड्स को एक्टिवेट किया जाता है ताकि उसका फीडबैक सिस्टम के द्वारा वो कंट्रोल में आ जाए। तो सर यहाँ पर फीडबैक सिस्टम की जो आप बात कर रहे हैं, फीडबैक सिस्टम का जो पेरिफेरियल सिस्टम काम कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो चल रहा है, अगर नर्वस सिस्टम के स्ट्रेंथ को अगर हम अच्छे से कंप्लीट कवर कर लें, तो वो ग्लैंड ऑटोमेटिक बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के साथ काम करना शुरू करेगी। डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेगी तो उसकी हाइपर एक्टिविटी को बॉडी कंट्रोल करेगी। मैंने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के उस चीज को नहीं छेड़ा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ग्लैंड काम ज्यादा कर रहा है तो हम उसे और टॉर्चअप नहीं कर सकते। तो इसमें एक चीज और हमारा एक इसके साथ एक प्रश्न है कि आपने जो बताया कि ये इसमें एडर्नल ग्लैंड्स भी जो है ना, इसका रोल होता है, तो हाँ, एडर्नल ग्लैंड के लिए कोई ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया गया? एडिनल ग्लैंड्स के लिए मैंने आईटीएफ यूज किया है।
आईटीएफ मैंने यूज किया है, इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट फॉर्मूला एड्रिनल वो ग्लैंड्स में एडीआर को एक्टिवेट करने के लिए दिया है। 6 ADR। हाँ, रीति नारायण जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए। सर जी सर, आप कैमरा ऑन कर मेरी लो इसी से। मेरी एक पेशेंट है सर। आप अपना कैमरा ऑन करेंगे ताकि आपको देख पाऊं। जी सर, मेरी एक पेशेंट है, हाँ। उनकी उम्र हम्म 35 साल है और इनको ब्रेन ट्यूमर भी है सर। वेट लगभग 40 kg है। इनको पसीना हाथ पैरों में काफ़ी आता है और हम्म। इसके लिए कोई खास इसके लिए पसीने के लिए उनको ट्रीटमेंट दिया नहीं गया है। नहीं नहीं और नहीं नहीं, देना भी नहीं चाहिए, जी सर। क्योंकि आप पहले ही बता रहे हो कि उनको ब्रेन ट्यूमर है। जी सर। ब्रेन में ट्यूमर है, दैट मीन्स अनवांटेड ग्रोथ वहां चल रही है, और उस ग्रोथ को रिड्यूस करेगी अगर शरीर हमारी कभी भी, तो उसके जो भी टॉक्सिन्स निकलेंगे बॉडी उसको बाहर सिक्रेट करेगी। बाहर सिक्रेट जब भी करेगी तो वो किसी भी वे में नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ चार वे में करती है। या तो वो पसीने से बाहर निकालेगी, या तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकालेगी, या तो यूरिन के थ्रू बाहर निकालेगी, या फिर पॉटी के थ्रू बाहर निकालेगी। और ये ब्रेन में है, तो ब्रेन में सबसे पहला सिग्नलिंग सिस्टम जो ब्रेन के पास पहुंचेगा वो उसका स्किन पहुंचेगा। तो वो वहां से वो स्वेट के रूप में उसके धीरे धीरे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की कोशिश करेगी, जिसके कारण वहां पे स्वेटिंग आएंगे। तो वो फैक्टर भी यहाँ पे मैटर करता है। इसलिए बेटर होगा कि एक बार आप उनकी रिपोर्ट भेज पाए तो देख के आपको ज्यादा बेटर बता पाऊंगा, अंदाज से ऐसे तुक्का लगाना थोड़ा दिक्कत वाली बात है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। इन्हीं और का कोई क्वेश्चन या कोई प्रश्न हो तो आप अनम्यूट कीजिए, और आप अपना चाहें तो फीडबैक भी दे सकते हैं। बाद बाकी हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो कमिंग फ्राइडे को होगा, जिस कमिंग फ्राइडे पे हम एक न्यूरोथेरेपी का एक खास पॉइंट, चेस्ट ओनली, चेस्ट ओनली का जो पॉइंट है, हम उस चेस्ट ओनली पॉइंट पे एनालिसिस करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट मुझे पर्टिकुलर महसूस हुई है कि चेस्ट ओनली इन मेल और इन फीमेल कैसे दिया जाता है, और उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्या चीजें दी जा सकती है, उस चीजों को ध्यान पे रख के मैं अपना नेक्स्ट क्लास करने वाला हूँ। तो जिसकी लिंक आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। अगर आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो या इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। रिमेन अगर कोई प्रश्न छूट गया हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। समय का थोड़ा ध्यान में रखें, समय थोड़ा, घड़ी थोड़ी फास्ट चल रही है हमसे भी ज्यादा, तो उस चीज की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी से इस सेशन को यहीं पे क्लोज करने की अनुमति चाहूंगा। आप सभी को शुभ रात्रि। छोटा सा धन्यवाद। सर। थैंक यू धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर नमस्ते। सर सर धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल था सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ सर मैं पूछिए। जबरदस्त पूछ सेशन रहा। सकती हूँ? हाँ बोलिए, वंदना बोल रही है ना। हाँ जी जी हाँ जी, वंदना जी नमस्ते बोलिए। सर। नमस्ते। सर नमस्कार। एक पेशेंट है, उनको हाँ, यूरिनरी ब्लैडर में सूजन है। तो यूरिनरी उनको ब्लैडर अभी का सूजन है। सिम्टम्स, जी जी ब्लैडर का सूजन है। तो उनको हम्म सिम्टम्स क्या आते हैं कि यूरिन जो है जल्दी जल्दी पास होने के लिए, मतलब यूरिन लगता है हर एक घंटे में। और हम्म मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब यूरिन करने जाती है वो, तो यूरिन हो जाता है, मतलब बैठने के पहले यूरिन कपड़ों में हो जाता है। तो हम्म। वो क्या सोनोग्राफी का टेस्ट हुआ उनका, तो हम्म। उसमें ब्लैडर में स्वेलिंग दिखा रहे हैं। तो ओके। उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं न्यूरोथेरेपी में? इन्फ्लेमेशन का दे सकते हैं या फिर और कुछ ऐड करने से उसमें जल्दी रिजल्ट आएगा? नहीं, इन्फ्लामेशन जो ऑब्वियस सी बात है, जो स्वेलिंग आ रही है वो उसमें आपको इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देना चाहिए, और दिया भी जाता है। और उसके साथ साथ अगर उनको कंट्रोल नहीं आ रहा है, उनको बार बार फील हो रहा है कि उनको यूरिन आ रही है और वो यूरिन हो जा रहा है, मतलब उनका यूरिन पर से खुद का कंट्रोल हो चुका है, जी। तो इसके लिए आप ट्रीटमेंट दे सकते हो 3 नेकलेस 6 थ्री। WD, जी 3 नेकलेस 6 WD 7 लिवर, जी
लिखा आपने, 3 जी नेकलेस जी 6 WD 7 लीवर, 3 नेकलेस 6 WD 1 पेन देन 7 लीवर। सॉरी मैं मिस किया, 1 पेन जी देन 7 लीवर। ओके 1 पेन उसके हाँ बाद फिर देन 7 7 लीवर लीवर। देना है। हाँ, आप ये ट्रीटमेंट ट्राई करो। ओके और एक बार आप ट्रीटमेंट को ट्राई मेडुला। करके देखो। ITF ट्रीटमेंट के साथ इस ट्रीटमेंट में उनको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्वेलिंग है। बाद बाकी अगर आपको लगे तो रिपोर्ट आप फॉरवर्ड कर देंगे, तो उसको भी देख के ज्यादा बेटर बता पाऊंगा कि उसमें कुछ चीजें और भी कुछ छुपी हुई है क्या। क्योंकि इसमें पेशेंट की हिस्ट्री भी जानना जरूरी है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में आप बता रहे हो फीमेल है ना। जी 43 एज हाँ, है। फीमेल है। तो जी फीमेल में जो हमारा जो स्ट्रक्चर है यूरिनरी सिस्टम का, वो बहुत क्लोज होता है। जब वो यूरिन पास करती हैं तो उनको बैक ऑफ हिस्ट्री में अगर UTI वगैरह हुआ होगा तो उसका भी एक ट्रिगर फैक्टर इस पे होगा। जी तो आप एक यूटीआई बार कहाँ हिस्ट्री, से पहले हुई है UTI। हुआ जी, तो वो हाँ तो क्लियर हो गया। अब वो क्लियर अभी हुई है। बॉडी का सिस्टम क्लियर करता है तो वो दिखता है, लेकिन उसका डिफेंस मैकेनिज्म उसके बैक एंड से काम कर रहा होता है। तो वो चीजें क्योर होने में जी टाइम लगती है। जैसा कि आपने जी पढ़ा भी होगा न्यूरोथेरेपी के बुक में, गुरुजी ने बहुत बार लिखा है कि अगर बुखार आ जाए, 0.6 हर घंटे देते जाइए। जब जी भी जी हो फीवर, दे दो पॉइंट लीवर। पॉइंट ये लीवर बात आती जी है। तो आपने ये दे दिया, 2 दिन 3 दिन दिया, बुखार उतर गया। तो इसका ये मतलब नहीं होता ना कि बुखार अगर उतर गया तो आपको अभी देना छोड़ देना है, नहीं। अगर बुखार नॉर्मली 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाता है तो अपकमिंग 10 डेज तक आपको पॉइंट लीवर कंपल्सरी देना चाहिए। अगर जी टाइफाइड वगैरह जी होता है, डेंगू वगैरह का बुखार आता है, तो एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने तक आपको लीवर ट्रीटमेंट कंटिन्यू देना चाहिए, ताकि लीवर रिकवर कर जाए। तो इस चीज में जब जी UTI हुई तो बॉडी का सिस्टम ने उसको ठीक किया, आपको दिखा, लेकिन उसका असर तो बाद में भी दिखेगा। उसी के कारण आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर का सूजन वगैरह आ रहा है। तो इस चीज की हिस्ट्री पे भी काम करना ज्यादा जरूरी पड़ेगा। बेटर होगा अगर आप एक बार रिपोर्ट भेजेंगे तो देख के ज्यादा अच्छे से जी बता पाऊंगा। जी सर थैंक यू सर। सर थैंक यू। और विड्रॉल फॉर्मूला क्या है सर? एक बार फॉर्मूला बोलिए, बताइए। विड्रॉवल फार्मूला अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में आपको ज्यादा अच्छे से मिलेगा। उसमें कंडीशनल भी है। विड्रॉवल फार्मूले में भी बहुत जगह, जैसे मैंने बताया ना, WA हैपरिन को मैंने कंबाइन यूज किया था, तो वो जी उस कंडीशनल पे भी डिपेंड करता है, आपके कंडीशन पे। बहुत सारी बुक्स न्यूरोथेरेपी की जो फार्मूले में है, वो बहुत सारी बुक शेयर भी की गई है। आप उस पर भी एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो सर ये जो विड्रॉल फॉर्मूला हम्म। डीपी वाले फॉर्मूलाज के बीच में भी है क्या? डिप्रेशन वाला जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसमें सेकंड वाला जो फॉर्मूला है 1N1 1N2 1N6 1N7। वन्ना जी सॉरी, पहली बात, मुझे N1 N2 N3 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं समझ में आता। मैंने इस चीज को देखा है, लेकिन ये कभी मेरे पल्ले पड़ा ही नहीं है। तो मैं इस चीज के बारे में सॉरी आपको नहीं बता पाऊंगा। ओके ओके सर। सर बस आप मैं विड्रॉल का गुरुजी की फॉर्मूला बनाई। एक बार बता हाँ, दीजिए। आपने जो मैं दिया आपको है ना मैं विड्रॉल आपको फॉर्मूला। मैं आपको मैसेज दे दूंगा, मैसेज लिख कर डाल दूंगा। क्योंकि यहाँ जी पे टाइमलाइन चल रही है ना, वो टाइमलाइन काफी लंबा होगा। किन्हीं का और कोई प्रश्न होगा तो भी पूछ सकते हैं। मैं आपको पर्टिकुलर विड्रॉवल ट्रीटमेंट लिख के भेज देता हूँ, ठीक है। ओके लेकिन ओके इससे पहले भी मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि विड्रॉवल आप यूज कर रही हैं तो आप अपनी एक बार रिपोर्ट देख कर विड्रॉवल यूज कीजिए। जी हम विड्रॉवल यूज कर रहे हैं, आपकी बॉडी में UTI हुआ है जिसके कारण इन्फेक्शन हो चुका है, तो जब तक उस इन्फेक्शन को खत्म नहीं किया जाएगा अच्छे वे में, आप विड्रॉवल नहीं डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ऐसा पर्टिकुलर मैं मानता हूँ। जी ठीक है। जी चलिए, ओके, थैंक यू। जी सर। जी ओके, सर गुड थैंक नाइट यू। एवरीवन।